हम लोग लेकर आ चुके हैं एक और वन शॉर्ट वीडियो। निश्चिंत होकर पढ़िए, आपके सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं बच्चे यहाँ पे कवर किए जाएंगे। अपने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर तो कक्षा में पढ़ लिया था, अब यहाँ पर आपको सिर्फ उसको लेबल करके और उसके पार्ट्स के फंक्शन बताने हैं। आइलैंड्स कहता है इमेज तो बनाऊंगा बट स्क्रीन पे बनाऊंगा, ठीक है। तो स्क्रीन कहाँ से मिलेगी? रेटिना। कैसा भी क्वेश्चन आए हम करेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम अमनिंदर कौर है और मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करना चाहती हूँ दृष्टि स्कूल के अंदर। बच्चे, आज हम लोग लेकर आ चुके हैं एक और वन शॉर्ट वीडियो। जैसा कि पिछली क्लास में हम ऑलरेडी शुभारंभ कर चुके हैं वन शॉर्ट्स का फॉर क्लास 10th, और मैंने लाइट चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से, खुद ही कह रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से एक छोटी छोटी चीजें भी एक्सप्लेन करते हुए बच्चे आपको बताया था। आज हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड के साथ वही करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि क्या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए चैप्टर्स में कोई डिफरेंस है। तो बच्चे, चैप्टर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, पेपर के पैटर्न में डिफरेंस होता है। यूपी बोर्ड के अंदर जनरली क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल बेस आते हैं, ठीक है। तो आपसे सीधा डायरेक्ट ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड में बोलेंगे कि भाई जा ड्रॉ द ह्यूमन आई स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई हमें बना के दिखाओ, उसके पार्ट्स को लेबल करो, ठीक है। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड में सीबीएसई वाले बच्चे के लिए बात करती हूँ तो बच्चे आपको ना ह्यूमन आई का डायग्राम ऑलरेडी दे दिया जाएगा और बोला जाएगा ABCD पार्ट बना दिए, बोला जाएगा कि पार्ट को आइडेंटिफाई करो और इनके फंक्शन लिखो। तो समझ रहे हो, इट विल बी मोर आई विल से कि आपका एप्लीकेशन बेस्ड होगा कि आपने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर तो कक्षा में पढ़ लिया था, अब यहाँ पर आपको सिर्फ उसको लेबल करके और उसके पार्ट्स के फंक्शन बताने हैं। ऑन दी अदर हैंड यूपी बोर्ड में क्या बोला, बेटा तू ड्रॉ करके दिखा, ठीक है। तो यूपी बोर्ड के अंदर पेपर के पैटर्न में डिफरेंस आएगा, बाकी अधिकतर सारे के सारे टॉपिक्स जो रहेंगे वो सिमिलर ही रहेंगे सीबीएसई बोर्ड के लिए। दोनों में एनसीईआरटी ही फॉलो किया जा रहा है, तो सेम टॉपिक्स रहेंगे। अगर आपको वीडियो के अंत में जाके ऐसा लगे कि यार ये मेरे बोर्ड में था और मैम ने ये चीज नहीं करवाई है, ये चीज छूट गई, आप कमेंट में लिखकर जा सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर यू फॉर दैट कि उसमें हम किस तरीके से उस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। बट निश्चिंत होकर पढ़िए, आपके सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं बच्चे यहाँ पे कवर किए जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। फटाफट से देख लेते हैं इस चैप्टर में मैं क्या करने वाली हूँ, आपको क्या करवाने वाली हूँ। और अगर ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके बोर्ड के अंदर हैं तो बच्चे ये वीडियो आपके लिए भी है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, मजेदार तरीके से डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ेंगे और आपको बताऊंगी कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस का आंसर करना है। प्रिज्म एंड डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे ये वाला चैप्टर ना मोस्टली बच्चे मुझे कहते हैं मैम ये तो थ्योरेटिकल चैप्टर है ना। बेटा, अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से उसके पीछे लॉजिक, उसके पीछे रीजनिंग अच्छे से पढ़ी है तो आप किसी भी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उसको कैटर कर सकते हैं। चाहे आपको सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आए, एमसीक्यू वाइज एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ जाए, केस स्टडी इससे आती है वो वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या फिर आपको कोई बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आ जाए जो कि यूपी बोर्ड में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन आए हम करेंगे, ठीक है। चलिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और उससे रिलेटेड फिनोमिना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उससे रिलेटेड फिनोमिना, ये सारी की सारी चीजें हमें इस चैप्टर में करनी है। अब बिना किसी विलंब के बेटा स्टार्ट कर देते हैं। अब प्यारे प्यारे बालक आके कहेंगे मैम हमें तो बनाना आना था ना आई का डायग्राम, आई का ये डायग्राम हमें बनाना आना था, आपने तो ऑलरेडी फोटो चिपका रखी है, हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। कोई बात नहीं बेटा, आपको मैं पूरा ये ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी, बट आप अभी पहले इसके पार्ट्स के फंक्शन समझ लो, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चे जो हमारा आई बॉल होता है, हमारा जो आई बॉल होता है इट इज स्फेरिकल इन शेप। कैसा होता है बेटा? एक बॉल की तरह होता है, स्फेयर की तरह होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर होती है बेटा इसकी। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको स्क्लेरा बोला जाता है, ठीक है। कहां दिख रही है स्क्लेरा? जरा मार्क कर लीजिए, ठीक है, स्क्लेरा बोला जाता है। बच्चे जब आप शीशे में देखते हो, ठीक है, तो जब आप अपनी आई को देखते हो तो जो ये व्हाइट पोर्शन आपको अपनी आई में दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा। तो स्क्लेरा क्या होती है? इट इज अ टफ व्हाइट, लिखोगे इट इज अ टफ व्हाइट प्रोटेक्टिव लेयर that covers
द आउटर पोर्शन ऑफ आई बॉल, ठीक है, आई बॉल का आउटर पोर्शन जो है वो स्क्लेरा कवर करती है। इसके बाद अंदर की जो लेयर होती है सेकंड लेयर विच इज नॉट मेंशन्ड हियर, ठीक है, फिर भी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी बिकॉज मैंने बोला है इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। तो जो दूसरी लेयर आती है बेटा वो होती है कोरोइड, ठीक है, मैं यहां लिख रही हूं साइड पे, एक्स्ट्रा जानकारी हम दे रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, कोरोइड। Choroid is the second layer of eyeball. It consists of lots of blood vessels and pigments, ठीक है बच्चे, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स और पिगमेंट्स होती हैं। आइरिस एंड सीलियरी मसल्स, मैडम ये क्या होती हैं, ठीक है, आर दी पार्ट ऑफ कोरोइड। इसको बच्चे हम डब्बे में बंद करेंगे ताकि आप इसे घर लेकर जा पाए, जोक सपाट। चलिए बंद कर देते हैं डब्बे में, कारण अलग से था ना, ठीक है, इसमें तो था ही नहीं इसलिए लिखवाया। अच्छा, अब आइरिस क्या होता है, बालक कहीं तुझे आइरिस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है ना इमेज, ऐसा तो नहीं है कि दिखाई नहीं दे रही, भाई जूम करके देखिए। आइरिस, आइरिस, आइरिस क्या करती है यार, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको देख के लगता है यार इसका आई कलर कितना सुंदर है ना, देख इसकी नीली आंखें, इसकी ग्रीन आंखें, इसकी ब्राउन आंखें। तो जो आई का कलर है वो किसकी वजह से आता है बच्चे, आइरिस की वजह से आता है। तो आइरिस का काम क्या होता है बेटा, इट गिव्स आई इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। ये क्या करती है, आइरिस gives eye its distinctive color, ठीक है, आंख को कलर देने का काम आइरिस का होता है। पर क्या सिर्फ यही काम होता है, ठीक है, अब बोलो यार ये तो बड़ा छोटा सा काम है, आजकल तो लोग लेंस लगा के अपने आई का कलर चेंज कर लेते हैं, तो फिर आइरिस किस काम की हुई, ना 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 ना, बहुत जरूरी काम करती है और वही मेन काम है। व्हाट इज दैट, बता सकता है कोई, it changes the size of pupil and controls the amount of light entering the eye. It controls the amount of light entering the eye by changing the size of pupil. ठीक है, ये क्या करती है, प्यूपिल के साइज को बड़ा करेगी और प्यूपिल के साइज को छोटा करेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि बाहर से कितनी लाइट हमारी आईज में आ रही है। ठीक है, जैसे बच्चे कभी अगर आप आई टेस्ट करवाने के लिए गए होगे तो वो आई के अंदर मेडिसिन डालते हैं ना, मेडिसिन क्या ड्रॉप्स डालते हैं, ठीक है, जिससे क्या होती है हमारी प्यूपिल डायलेट हो जाती है। डायलेट का मतलब क्या हो जाता है कि फैल जाती है हमारी आई की जो प्यूपिल होती है। ठीक है, प्यूपिल को क्या बोलते हैं, शायद पुतली, ये क्या होती है ऐसे करके फैल जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, फैल जाएगी तो हमारी आई के अंदर जो है वो अच्छे से लाइट आ पाएगी और जो डॉक्टर होंगे वो अच्छे से हमारे आई को अंदर से एग्जामिन कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे से अंदर से, जब वो हमारी आई का प्यूपिल डायलेट हो रखा होगा फिर वो जो टॉर्च से लाइट डालेंगे उनको अंदर हमारा अच्छे से क्लियरली चीजें जो है वो विजिबल हो पाएंगी। ठीक है, अच्छे से अंदर की चीजें वो सेंस कर पाएंगे। बात समझ में आई? तो प्यूपिल का डायलेट होना, और ये सेम चीजें होती हैं बच्चे, जैसे लेटर सपोज कि आप किसी डार्क रूम में एंटर करते हो, ठीक है, जैसे ही आप डार्क रूम में एंटर करते हो तो आपको जो चीजें होती हैं वो अच्छे से विजिबल नहीं होती, दिख नहीं रही होती ना। मान ले रात को तुम सोते हुए उठोगे तो तुम, ऑब्वियस सी बात है, अगर कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो तुम चीजों से टकराओगे कि नहीं टकराओगे? क्यों टकरा रहे हो बेटा? क्योंकि वो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही। क्यों दिखाई नहीं दे रही? क्योंकि आपकी प्यूपिल जो है, जब आप सो रहे थे, ठीक है, वो क्या हो रखी थी, मतलब आपकी प्यूपिल को एनफ लाइट जो है वो भी नहीं मिल रही उनसे। ठीक है, जब थोड़ी समय के बाद, ठीक है, क्या होता है, जब आप डार्क रूम के अंदर एंटर करते हो आपकी प्यूपिल का साइज छोटा हो रखा है क्योंकि या तो आप ब्राइट सनलाइट से आए हो, बाहर से आए हो, तो जब आप थोड़ा टाइम वहां पर रहते हो तो आपका जो प्यूपिल का साइज होता है वो फिर से
बड़ा हो जाता है और आपको फिर एनफ लाइट आई में जाने लग जाती है और चीजें बिकम्स विजिबल। ऑन द अदर हैंड जब आप बाहर जाते हो, ठीक है, जैसे आप धूप में गए, तो धूप में जब जाओगे ना तो आपकी आंख को एकदम तेज से रोशनी लगती है। या एग्जाम्पल के लिए बोलती हूँ, आप सुबह सोए हुए थे, आपकी माताजी कमरे के अंदर आती हैं और ऐसे पर्दे हटाती हैं, ठीक है, और बोलती हैं कि बेटा सुबह सुबह तुम सो रहे हो, सूरज सर पे आया हुआ है, इनको सो के नहीं उठना अभी तक, ठीक है। ये सारे बच्चों के साथ हो चुका है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, ठीक है। तो बच्चे सबने मम्मी पापा की डांट खाई है, सबने खा रखी है, ठीक है। तो माता जी ने आके ऐसे पर्दे हटाए और बोला सुबह के 10 बजे हुए, सूरज सर पे चढ़ा हुआ है, इनको सोने की पड़ी है। तो क्या होता है, हमारी आईज पे एकदम से तेज सी रोशनी पड़ती है, या अगर आप सोए हुए कमरे में आकर किसी ने लाइट जला दी, आपकी आईज पे तेज रोशनी पड़ेगी, तो आपके एक्सप्रेशन कैसे होंगे? आपको ऐसा लगेगा ना फेस पे लाइट पड़ रही है ना। एकदम आंखें खोलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार आपकी आंखें चौंधिया गई हैं, आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि जब आप सो रहे थे तो आपका प्यूपिल जो था वो डायलेट हो रखा था, ठीक है। आपने आंखें बंद कर रखी थी तो उस टाइम पर प्यूपिल क्या था? रेस्टिंग मोड में था, डायलेट हो रखा था, ठीक है। तो एकदम से तेज लाइट आपकी आई में पड़ेगी जैसे ही आप आंख खोलोगे। बात समझ में आई? और प्यूपिल की साइज को चेंज करने के लिए ना आइरिस को समय लगता है, ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा हो गया। इट टेक्स सम सेकंड्स, उसको थोड़ा टाइम लगेगा डायलेट होने में भी, यानी कि प्यूपिल के साइज को ओपन करने में भी और बंद करने में भी, ठीक है। तो प्यूपिल कहाँ होती है? जो आप आंख के अंदर देखते हो वो जो ब्लैक का छोटा सा सर्कल होता है ना, दैट इज प्यूपिल, अ स्मॉल लिटिल ओपनिंग बिटवीन द आइरिस, ठीक है। ये रहा प्यूपिल। ये क्या होती है बेटा? स्मॉल लिटिल ओपनिंग। ये क्या करती है बेटा? इट एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट। ब्लैक होती है ना बेटा, तो ये सारी की सारी लाइट क्या कर लेगी? अंदर खींच लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, आई के अंदर ले जाएगी, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि मैम प्यूपिल जो है उसकी साइज छोटा बड़ा होने की वजह से जो है अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल होता है जो आई में जा रहा है। लेकिन बेटा वो छोटा बड़ा प्यूपिल का साइज कर कौन रहा है? आइरिस। तो वो आइरिस का फंक्शन है, प्यूपिल का नहीं है। बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होकर गलत फंक्शन लिखकर आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात करते हैं हमारी थर्ड लेयर की, विच इज कॉल्ड रेटिना। दिखा बच्चों को कहीं? हाँ, ये रहा रेटिना, ठीक है। मेरे बच्चे, रेटिना एक्ट एज अ स्क्रीन। रेटिना क्या करता है? स्क्रीन की तरह एक्ट करता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। क्यों भाई? हमें स्क्रीन की क्या जरूरत पड़ गई? ठीक है, हमें तो बोला जाता है कि अपना स्क्रीन टाइम कम करो, हमारी तो आई ही स्क्रीन लेकर बैठी हुई है। चलो जोक्स अपार्ट, आपका ये जो रेटिना है बच्चे, ये एक फिल्म की तरह एक्ट करता है, एक स्क्रीन की तरह एक्ट करता है। आप लोगों को लाइट चैप्टर में मैंने समझाया था कि जो रियल इमेज होती है वो कहां बनती है बच्चे? स्क्रीन पे बनती है। कहां बनती है? स्क्रीन पे बनती है ना। तो स्क्रीन, ये जो हमारा आई का लेंस होता है, चलो लेंस के बारे में जानो। आई का जो लेंस होता है बच्चे, ये कैसा होता है? इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। कैसा होता है बच्चे? कॉन्वेक्स लेंस। आप सबको पढ़ा चुकी हूँ लाइट चैप्टर में, सारे के सारे बच्चों को यहाँ पे पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है दैट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। बालक, कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस। कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस। तो मेरे बच्चे, अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये कन्वर्ज करेगा लाइट रेस को, और ये कैसी इमेज बनाएगा बालक? रियल इमेज। कैसी इमेज बनाएगा? रियल इमेज। रियल इमेज कहां बनती है बेटा? स्क्रीन पे बनती है। तो अब इसको स्क्रीन कहां से ला कर दे यार? आई लेंस कहता है इमेज तो बनाऊंगा बट स्क्रीन पे बनाऊंगा, ठीक है। तो स्क्रीन कहां से मिलेगी? रेटिना, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ स्क्रीन। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ स्क्रीन फॉर इमेज फॉर्मेशन। पर क्या बच्चे सिर्फ स्क्रीन की तरह ही काम करना काम है रेटिना का? नहीं, रेटिना के अंदर बच्चे सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। कौन कौन से सेल्स होते हैं? रॉड्स होते हैं, कोन्स होते हैं एंड नर्व फाइबर्स। क्या होते हैं बेटा? नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे डिटेल में बताऊं तो रॉड्स का काम क्या होता है? ठीक है बच्चे, रॉड्स रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। रॉड्स जो होते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं।
कोन्स जो होते हैं वो कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं। रॉड्स किसको रिस्पॉन्ड करेंगे बेटा? इंटेंसिटी को। रॉड्स रिस्पॉन्ड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि ब्राइटनेस ऑफ लाइट। और रॉड्स एक्टिव होते हैं बच्चे डिम लाइट में, ठीक है। कब एक्टिव होते हैं बेटा? ये डिम लाइट में। डिम लाइट में भी बच्चे आप चीजों को देख पाते हो, अगर लाइट कम होती है तो तब भी चीजों को देख पा रहे हो क्योंकि आपके रॉड जो है वो एक्टिव है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड कोन्स जो होते हैं बेटा ये रिस्पॉन्ड करते हैं कलर्स को। कौन किसको रिस्पॉन्ड करते हैं बेटा? कलर्स को। ये किसको रिस्पॉन्ड करेंगे? इसकी वजह से हम क्या देख पाते हैं बेटा? कलर। कलर को रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। और बच्चे ये हमेशा एक्टिव होते हैं ब्राइट लाइट में। ब्राइट लाइट में एक्टिव होंगे, ठीक है। किसमें एक्टिव होंगे बेटा? ब्राइट लाइट में एक्टिव होंगे। इसीलिए यही कारण होता है कि जब आप लाइट कम होती है तो कलर्स में डिफरेंस, या तुम अंधेरे में लेटर सपोज रूम में उठे हो, या मैं कहूं कि आपके कमरे में डिम लाइट है, तो आप कलर थोड़ी पहचान पाओगे चीजों का, ठीक है। आपको नेवी ब्लू और ब्लैक जो है सिमिलर सिमिलर सा दिखेगा, ठीक है। और इवन कलर ब्लाइंडनेस जो लोगों में आती है, अगर आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ कोन्स इन देयर रेटिना, ठीक है। या कुछ स्पेसिफिक टाइप के कोन्स है। अब इसमें भी और डिटेल होती है कि शेप ऑफ कोन्स होता है, हमें उसमें घुसना ही नहीं है, ठीक है। हमें इतना जान लिया बहुत है जानकारी। अब बच्चे नर्व फाइबर्स होते हैं। नर्व फाइबर्स क्या करेंगे बेटा? ये मिलकर बनाते हैं क्या? ये मिलकर बनाएंगे बालक ऑप्टिक नर्व। क्या मिलकर बनाएंगे बच्चे? ये ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व फाइबर किससे बना होता है? ऑप्टिक नर्व हमारी किससे बनी होती है? ऑप्टिक नर्व फाइबर से, जो कि किसमें होते हैं बेटा? रेटिना पे, ठीक है। रेटिना के ऑप्टिक नर्व्स मिलकर, नर्व फाइबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है बेटा? ब्रेन को सिग्नल सेंड करना रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन। सेंड्स सिग्नल टू ब्रेन रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चे? नेक्स्ट यहां पर होता है मॉक्यूला। मॉक्यूला को ना येलो स्पॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट। ये वो रीजन होता है रेटिना का जहां पर सबसे शार्पेस्ट इमेज फॉर्मेशंस फॉर्म होती हैं, जहां पर सबसे शार्पेस्ट और ब्राइट इमेजेस फॉर्म होती हैं। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसकी इमेज रेटिना पे तो बनती है, लेकिन रेटिना पे कहां बनती है? मैक्यूला पे, यानी कि येलो स्पॉट पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर हम बात करते हैं, जैसे आई लेंस था हमारा, आई लेंस क्या कर रहा था बेटा? आई लेंस इमेज बना रहा था, रियल इमेज बना रहा था रेटिना पे। यार लेंस फॉर्मूला से अगर मैं जाती हूँ, लेंस फॉर्मूला से अगर मैं जाती हूँ, हमें पता है 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, यही होता है ना लेंस फॉर्मूला। यार v फिक्स है, v इज फिक्स्ड, क्योंकि सारी की सारी इमेजेस कहाँ बननी है? रेटिना पर ही बननी है, ठीक है। सारी की सारी इमेजेस कहाँ बननी है? रेटिना पर ही बननी है। पर बच्चे u कीप्स ऑन चेंजिंग, u बार बार चेंज हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यार ऐसा थोड़े कि तुम हमेशा एक ही चीज को देख रहे हो, ठीक है। आपके रूम में लेटर सपोज यहाँ पर टेबल पड़ा, आप टेबल को देख रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी मम्मी वहां पे किचन से आपको आवाज लग रहा है, मम्मी को देखने लग गए। जो किसी भी चीज के ऊपर आप देख रहे हो, किसी भी चीज को फोकस कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थोड़ी फिक्स है। बात समझ आ रही है? तो मेरे बच्चे यू तो बार बार चेंज हो रहा है, यू कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट आपसे कितना दूर है उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट फोकल लेंथ नीड्स टू बी चेंज्ड। फोकल लेंथ को क्या होना पड़ेगा मेरे बच्चे? चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। खुद सोच, जब हम लेंस फॉर्मूला की बात कर रहे थे, मैं आपको कहती थी यार ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ इतनी है, हम फोकल लेंथ चेंज नहीं करते थे ना। हम कहते थे ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा है, तो बताओ इमेज कहां पर बनेगी, है ना? एफ फिक्स होता था। अब यार इस फॉर्मूले में वी फिक्स हो गया। अगर वी फिक्स है और यू बार बार चेंज हो रहा है तो एफ को तो चेंज होना ही पड़ेगा।
अब फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की कैसे चेंज हो, तो मान लो ये आई के सारे पार्ट ना आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। आई लेंस ने बोला कि यार देख ठीक है, क्या करना है मुझे, इमेज बनानी है रेटिना पे, बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर यार मैं फोकल लेंथ खुद कैसे चेंज करूंगा, देन सीलियरी मसल्स जंप इन। सीलियरी मसल्स ने बोला कोई ना, हम कर देंगे, हम करेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ चेंज कौन करेगा, हम करेंगे। तो सीलियरी मसल्स ने यही बोला, ठीक है। तो सीलियरी मसल्स का काम क्या होता है बेटा, इट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस अकॉर्डिंग विद द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और बच्चे मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ, आई के अंदर पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है आई का, इसमें आप एक भी ऐसा पार्ट चूज नहीं कर सकते, ठीक है, जो आप ये बोलो कि यार इसके बिना तो काम चल जाता, ठीक है। आप ये सोचिए कि आपकी आंख को कितनी फुर्सत से बनाया गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि आपकी आई को इतनी फुर्सत से बनाया गया है बेटा कि उसके अंदर एक एक पार्ट का फंक्शन। चल ठीक है, मैं तुम्हें बोलती हूँ, बताओ कौन आई के अंदर ज्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है। मैं जिस पार्ट की बात करूंगी ना आपको लगेगा कि यार यही पार्ट मेन है, ठीक है। अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो लेंस समझ आया कि इमेज तो बनाता है, लेकिन फोकल लेंथ कौन चेंज करेगा इसका, सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स क्या करती है बालक, दे चेंजेस दी फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ को चेंज करेंगे, कहां लिखूं, जगह ही नहीं बची अब तो। changes the focal length as per the ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के मुताबिक आई की फोकल लेंथ को, आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करती है। अब बच्चे कंजक्टिवा क्या होता है और एक कॉर्निया बचा, दो चीजें बची हैं, संभल के बैठो, खत्म होने वाला है बस ये। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड खत्म नहीं हो रहा, सिर्फ ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है, पर आत्मा में जाएगा आपके, बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। चलो कॉर्निया क्या होता है यार, कॉर्निया जो होता है ना, इट कवर्स दी 1/6 पोर्शन ऑफ आउटर पोर्शन, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है बेटा, 1/6 पोर्शन ऑफ द आई बॉल को कवर करती है, पूरा कवर नहीं करती। अगेन इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। तो जब हमारी आई के अंदर लाइट एंटर करती है ना, तो बेटा मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स एट द आउटर एज ऑफ द आई विच इज एट कॉर्निया, ठीक है। कहां लिखें इसके बारे में, इसके बारे में हम यहां लिख देते हैं, ठीक है। कवर्स 1/6 पोर्शन ऑफ आई बॉल, ठीक है। 1/6 पोर्शन ऑफ आई बॉल कैसा होता है बेटा, ट्रांसपेरेंट। और अगर इसके बारे में लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि हमारी आई के अंदर लाइट जब एंटर करती है तो मोस्ट ऑफ इट्स रिफ्रैक्शन अकर्स एट कॉर्निया, ठीक है। कंजक्टिवा क्या होता है यार, कंजक्टिवाइटिस सुना है, कंजक्टिवाइटिस सुना है, आंख लाल नहीं हो जाती, ठीक है। वो जो इन्फेक्शन होता है वो कौन सी लेयर पे होता है बेटा, कंजक्टिवा पे। कंजक्टिवा अगेन एक ट्रांसपेरेंट पतली सी झिल्ली होती है जो आपकी आंख के और आगे, मतलब कॉर्निया से भी आगे आई को क्या करती है बेटा, वो प्रोटेक्ट करती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब हमें इन्फेक्शन होता है तो वो किस पे होता है बेटा, कंजक्टिवा पे होता है, ठीक है। तो कंजक्टिवाइटिस जो है वो बेसिकली आई इन्फेक्शन है, जिसमें आपकी कौन सी आई का पार्ट जो है इन्फेक्ट हो रहा है या इंपैक्ट हो रहा है, दैट इज कंजक्टिवा। अगेन इट्स अ ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। ये चीजें समझ में आई है, बढ़िया से आत्मा में गई हैं। चलो मैंने तुम्हें बोला कि आई के अंदर सबसे ज्यादा काम कौन करता है, आई लेंस, ठीक है। आई लेंस काम नहीं करेगा। एक दिन आई लेंस ने बोला कि यार मैं तो नहीं कर रहा काम, मेरी तो छुट्टी है, आज अपन की छुट्टी है, हम नहीं कर रहे काम, करा लो हमसे, ठीक है। तो बच्चे क्या होगा, इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। अब आई लेंस ने कहा कि यार सारा काम तो मैं ही करता हूं, चलो मैं आज काम कर रहा हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं। आई लेंस ने इमेज बना दी। रेटिना कह रही मैं बनवा ही नहीं रही इमेज, एक्सक्यूज मी, मैं इमेज नहीं बनवा रही अपने ऊपर, मैं एक्ट ही नहीं कर रही स्क्रीन की तरह, बना ले इमेज, कैसे बनाओगे तुम, ठीक है। तो आपको लगेगा नहीं यार रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऑप्टिक नर्व ने बोला कि यार तुम सारे काम करते रहो, क्या है इमेज बन गई, कहते हाँ, कहते मैं ब्रेन को बताने नहीं जा रही, जा मैं भेज ही नहीं रही सिग्नल, ठीक है। कहते मैं सिग्नल नहीं भेजूंगी तो दिमाग अलर्ट नहीं होगा कि इमेज बनी है, तो फिर नहीं दिखने वाला। बात समझ में आई। अच्छा अब अगर मैं बोलूं कि सीलियरी मसल्स ने बोला कि मैं सबसे ज्यादा काम कर रही हूं,
हम सबसे ज्यादा काम करते हैं। पूछा गया क्यों, तो वो कहते हैं कि यार लेंस इमेज बना लेगा क्या अपने आप, अगर हम फोकल लेंथ ही नहीं चेंज करेंगे। तो सबको लगा कि नहीं यार सीलियरी मसल्स हैं, तो सबने प्लान बनाया कि यार कोई कौन सा ऐसी चीज है जो काम ही नहीं कर रही, ठीक है। तो सबने ना आइरिस का मजाक उड़ाया, ठीक है। मान लीजिए सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये बैठ के चाय पार्टी कर रहे हैं, टी पार्टी कर रहे हैं, और सबने आइरिस का मजाक उड़ाया कि यार आइरिस क्या करती है, कलर ही तो देती है, कलर ही तो देती है, ठीक है। अब तो पता है मैंने देखा कि इस बंदे ने जिसकी आइस के सारे पार्ट्स बैठ के बात कर रहे हैं, इसने ना आई लेंस लगा लिए कल, लो जी आइरिस का काम खत्म, ठीक है। आइरिस को बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा ना आइरिस बुरा मान जाएगी। क्यों बुरा मानी, क्योंकि बेटा वो क्या कर रही थी, वो अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल कर रही थी जो आई में एंटर करेगा। उसने प्यूपिल के साइज को छोटा कर दिया, एनफ लाइट अगर नहीं मिलेगी आई के अंदर तो करा लो रिफ्रैक्शन तुम, सारे के सारे पार्ट्स धरे के धरे रह जाएंगे, ठीक है। तो आई के अंदर देखिए कितनी छोटी सी हमारी आंख है और उसके अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं जो बिल्कुल उम्दा तरीके से काम कर रहे हैं और इतना बढ़िया कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू एक्चुअली वांट टू बी, कहते हैं ना हमें बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, हमें ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। तो बच्चे आप अपने लिए ग्रैटिट्यूड पे करो कि भगवान ने कितने बढ़िया तरीके से जो है वो आईज बनाई हैं कि छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है, बहुत। और ये बहुत बड़ी चीज होती है। दोज पीपल हु बोर्न विद सम ऑफ द डिफेक्ट्स इन देयर आईज, यार देख हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया ये तो है कि चलो तुम्हारा लेंस के थ्रू ठीक हो गया, जिनका विजन ही नहीं होता, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं हमेशा यही बच्चों को बोलती हूँ कि पढ़िए, लिखिए और अपने अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना रखिए हर किसी के लिए भी, और भगवान के साथ हमेशा हमेशा शुक्राना अदा कीजिए। हमेशा हमेशा भगवान को कहिए कि हमें जो मिला है वी फील सो ब्लेस्ड। बेटा अगर ब्लेसिंग्स अपने जीवन में गिनने लग जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका जीवन बहुत खूबसूरत है और आपका जीवन एकदम ऐसे और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, मजा आ गया बेटा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर करके, बढ़िया तरीके से आया सारे के सारे पार्ट्स को। देख अभी तुझे ना देख के ऐसा लग रहा होगा कि यार ये इतना सारा मैडम ने आल जंजाल सा समझा दिया, एक एक पार्ट डिटेल में समझाया है। तो अगर डिटेल में समझाया है तो जब अगर आप उसको समझोगे तो आपको पीछे कर करके वीडियो जहां तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये वाला पोर्शन ना थोड़ा सा कम रह गया, इसको और अच्छे तरीके से अगर एक्सप्लेन किया होता है या मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, बेटा कोई हिचकिचाहट नहीं है, मेरी इसमें कोई मेहनत नहीं लग रही। तुम वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाइए, मैं दोबारा से बोलना शुरू कर दूंगी फिर से वही लाइन, ठीक है। तो सबसे बेस्ट पार्ट ऑनलाइन लर्निंग की यही है। आप मुझे 10 बार भी अगर दोबारा से लेक्चर देखोगे तो मैं तुम्हें नहीं कहूंगी कि मैं नहीं पढ़ा रही दोबारा, ठीक है। दोबारा देख लो उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। ये देखिए क्वेश्चन लेकर आ गए हम, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वालों को मैंने बोला ना ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको ह्यूमन आई के पार्ट्स बना दिए गए। अब बच्चे तुम ह्यूमन आई का पढ़ चुके हो, आपको पता होगा कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। देख अगर मैं डी की बात करती हूं तो दिख रहा है डी क्या है, डी क्या है यार, सारे बता दो, सारे के सारे पार्ट्स बता दो। ये आइरिस हो गया बच्चा, ये जो मसल्स हैं जिन्होंने इसके साथ कनेक्ट कर रखा है। मेरे बच्चे आपको लग रहा होगा कि ये जो नीली वाली लाइनें हैं ना, ये नीली वाली लाइनें, अब बच्चे उठ के आएंगे मैम ये जो ब्लू वाली लाइंस थी ये थी सीरियली मसल्स, आपने इनको क्यों पॉइंट किया। मेरे बच्चे वो लिगामेंट्स होती हैं, लिगामेंट्स जो होती हैं वो सीरियली मसल्स को किसके साथ कनेक्ट करती है, लेंस के साथ। यहां पर देख पीछे वाले डायग्राम में देख, यहां पर क्या लिखा रखा था, सीलियरी बॉडी एंड मसल्स। बात समझ में आई। तो सीलियरी मसल्स में से जो लिगामेंट्स निकल रही होती हैं वो लेंस को पकड़ के रखती हैं। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सी क्या हो गया बच्चे आपका, सीलियरी मसल्स। क्या है, सीलियरी मसल्स। चलिए बी क्या है, बी क्या है, रेटिना। बी क्या है, रेटिना। और देखो बेटा जो मैंने ये रेड कलर की ये जो आउटलाइन बनाई हुई है ना रेड कलर की, जिससे मैंने आइरिस और सीलियरी मसल्स अटैच की है, याद कर मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कोरोइड सेकंड लेयर होती है। तो ये पहली लेयर जो व्हाइट बनी हुई है हमने क्या बनाई, स्क्लेरा। जो रेड बना रखी है वो मैंने कोरोइड बनाई है। आई ऑलवेज मेक इट रेड क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड पिगमेंट, जैसा कि बोला गया है, तो थोड़ा रेडिश कलर होता है इसका, इसीलिए मैंने इसको रेड बनाया, ठीक है। अच्छा रेटिना हो गया, ठीक है। ए क्या है बच्चे, ये आपका हो गया ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व फटाफट से बिना कोई विलंब किए लिख दीजिए फंक्शन। आइरिस क्या करती है, गिव्स आई its distinctive
color and also controls the amount of light entering the eye by changing the size of pupil। मेरे बच्चे, मेरे बालक, ऊपर वाला फंक्शन ये कलर वाला चाहे लिख के मत आना, बट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट वाला जरूर लिख के आना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दो पूछ लिए तो दोनों लिख दे, ठीक है। अगर आप इनमें से ये वाला फंक्शन भी लिख कर आएंगे ना तो नंबर नहीं घटेंगे, ठीक है, बट दोनों लिख कर आना, या तो दोनों लिखना नहीं तो ये वाला लिखना अगर एक लिखना होगा तो, ठीक है। सीलियरी मसल्स इतनी बार बता दिया, इतनी बार, अब भी कोई रह गया क्या किसी तरीके की शंका? बताओ क्या करती हैं? दे कंट्रोल्स, दे चेंज दी फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बाय चेंजिंग, क्या करती है? फोकल लेंथ को चेंज करती है एज पर दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। दे एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ताकि हर बार इमेज कहां बने बच्चे? रेटिना पर बने। रेटिना एक्ट्स एज अ स्क्रीन फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, बाकी इट कंसिस्ट ऑफ रॉड्स, कोन्स, वो इतनी सारी चीजें लिख के आने की जरूरत नहीं, वो सारा तुम्हें थोड़ा सा इसकी एक्स्ट्रा नॉलेज थी रेटिना के बारे में, वो बताया। अगर समझ, मुझे इतना पता है बच्चे कि अगर आपने ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट पूरा अच्छे से देख लिया ना तो आपको आई वाले क्वेश्चन में तो कहीं दिक्कत आने नहीं वाली। चाहे तुमसे कोई पार्ट पूछ ले, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा ही पता होगा, कम नहीं पता, ठीक है। ऑप्टिक नर्व क्या करती है बच्चे? हमारा सेंस सिग्नल टू ब्रेन रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन। खाना बन गया, आइए खा लीजिए, ठीक है। नहीं, इमेज बन गई, उठा लीजिए, ठीक है। ऑप्टिक नर्व ब्रेन को सिग्नल सेंड करती है। एक चीज बच्चे यहां पर रह गई एक्स्ट्रा, अगर तुम थोड़ा सा पढ़ना चाहते हो, ये विट्रस बॉडी रह गई। विट्रस बॉडी क्या होती है बच्चे? इसको ना विट्रस ह्यूमर भी बोलते हैं। ये जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है जो आपके आई को ना शेप देता है, ठीक है। जो हमारी आई बॉल का शेप होता है वो स्फेरिकल ही रहता है हमेशा, और आई बॉल का जो शेप है वो स्फेरिकल इसीलिए रह रहा है विट्रस बॉडी की वजह से, यानी कि विट्रस ह्यूमर की वजह से। हमारा जो आई का आगे वाला पोर्शन होता है, यहाँ लिख नहीं रखा बट बता देती हूँ, उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर क्या करता है? कभी तुम आई टेस्ट करवाने गए हो तो उसमें आपको एक मशीन पे बिठाते हैं ना, जिसमें आपको कहते हैं कि आप अपनी आंख ऐसे खोल के रखिएगा और फिर ऐसे हवा सी आती है आंख के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली उस आई टेस्ट से आपके आई का इंटरऑक्यूलर प्रेशर चेक किया जाता है, ठीक है। तो जो एक्वस ह्यूमर होता है वो आपकी आई के अंदर इंटरऑक्यूलर प्रेशर जो है वो मेंटेन करके रखता है। बात समझ में आई? और यहां पर भी एक चीज याद कर लीजिएगा कि ऑप्टिक नर्व, जैसे मैंने ये डायग्राम बना रखा है, इसमें देखो, इसमें ज्यादा बढ़िया तरीके से तुम्हें नजर आएगा मेरे बच्चे। ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये येलो स्पॉट होता है, जहां पर मैंने आपको बोला कि सबसे ज्यादा शार्प इमेजेस बनती हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है जहां पे ऑप्टिक नर्व हमारी आई बॉल को छोड़ रही होती है, जा रही होती है, इसको बोलते हैं बेटा ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। ये ना एरिया ऑफ जीरो विजन भी कहलाता है, ठीक है। ये वो पॉइंट होता है जहां पर अगर इमेज बनेगी तो ब्रेन उसको सेंस नहीं कर पाएगा। मैंने जैसे पहले भी कहा कि मोस्टली इमेजेस कहां बनती हैं? हमारे रेटिना पे, येलो स्पॉट पे बनती हैं। तो अगर इमेज यहां बन रही है तो हमारा ब्रेन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो हमें वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो अगर इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बन रही होगी तो इट विल नॉट बी डिटेक्टेड बाय ब्रेन, बिकॉज ऑप्टिक नर्व यहां पर क्या कर रही है? आई बॉल को लीव कर रही है, ठीक है। एरिया ऑफ जीरो विजन भी कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। बात समझ में आई? बढ़िया तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर पेपर में लिखकर आने हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? देखो, हम पास की चीज भी देख पा रहे हैं, हम दूर की चीज भी देख पा रहे हैं। बोलो मैडम हमें मायोपिया है, हमें दूर की चीज दिखाई नहीं देती, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन।
मैं उसकी बात नहीं कर रही, बट आप ये देखो हमारी आई की एबिलिटी कि यार हम पास का भी देख पाते हैं, हम दूर का भी देख पाते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल अगर आई की बात करूं तो पास और दूर दोनों की चीजें दिखाई दे रही हैं उसको, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ इसी एबिलिटी ऑफ आई को क्या बोलते हैं बच्चे, पावर ऑफ एकोमोडेशन। एबिलिटी ऑफ आई to change the focal length eye lens as per the object distance is called power of accommodation, ठीक है। कौन सा पार्ट आई का पावर ऑफ एकोमोडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगेन सीलियरी मसल्स की वजह से, क्योंकि वही फोकल लेंथ को जो है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हमारी एबिलिटी ऑफ द आई टू सी द नियर एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन, आप ये भी लिख सकते हो। अब बच्चे बात आती है यहाँ पर, आपने ना दो पॉइंट्स सुने होंगे, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। क्या होता है बढ़िया तरीके से जानते हैं। नियर पॉइंट के बारे में बात करेंगे यहां पर, और बात करेंगे बेटा फार पॉइंट के बारे में। नियर पॉइंट क्या होता है बेटा, ये बता चल जल्दी जल्दी, कम ऑन। नियर पॉइंट होता है द क्लोजेस्ट पॉइंट, ठीक है, या फिर वो पॉइंट जहां पर आप ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली देख सकते हो विदाउट स्ट्रेन। अगर मैं एक नॉर्मल एडल्ट आई की बात करती हूं तो नियर पॉइंट दैट इज द लीस्ट पॉइंट ऑफ या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको LDDV भी बोलते हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर। द पॉइंट at which an object can be seen clearly and distinctly for normal adult eye it is 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहा जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर फार पॉइंट की बात करूंगी बच्चे, इट इज द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। द फारदेस्ट पॉइंट up to which object can be seen clearly and distinctly, उसको क्या बोलेंगे बेटा, फार पॉइंट। एंड फॉर नॉर्मल एडल्ट आई फार पॉइंट इज इंफिनिटी। मतलब एक नॉर्मल आई कितना दूर तक देख सकती है बेटा, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, ठीक है, बिना किसी स्ट्रेन के, ठीक है। अच्छा बच्चे अब हम बात करते हैं, जब हम किसी नियर पॉइंट पे फोकस करते हैं, किसी नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उस समय हमारी आई क्या होती है, स्ट्रेन्ड होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जब हम किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने आई बनाई, ठीक है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये नियर बाय ऑब्जेक्ट ले रही हूं, एन लिया इसको, ठीक है। जब आप इस पे फोकस करेंगे तो बच्चे होगा क्या, आपकी जो सीलियरी मसल्स होंगी
यहाँ पर होती है सीलियरी मसल्स। ये जो मैंने गोला सा बनाया ना, ये हो गया सीलियरी मसल्स तुम्हारा। इसको अलग कलर से बना देती हूँ, रेड कलर से ही बना देती हूँ। चलो, यहाँ ऐसे आएगी, इसको ऐसे बना देना थोड़ा। ठीक है, इस टाइम पर आपकी सीलियरी मसल्स क्या होती हैं बेटा? ट्रेंड होती हैं, जब आप किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट को फोकस करते हो। या वाइल फोकसिंग। इस समय आई इज स्ट्रेन्ड। कैसी है बेटा? स्ट्रेन्ड है हमारी आई। हमारी आई थक जाती है जब हम किसी पास की चीज को देखते हैं। ठीक है, अच्छा, जब हम किसी दूर की चीज को फोकस करते हैं, बच्चे दूर की चीज को फोकस करने के लिए हमारी आई की फोकल लेंथ को क्या होना पड़ता है? लार्ज होना पड़ता है। लार्ज होने के लिए हमारे आई लेंस का कर्वेचर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इस समय हमारी आई लेंस कैसा हो रखा होता है? ऐसा, देखो बताती हूँ बनाकर। यहां पर बना दी हमारी सीलियरी मसल्स। ठीक है, ये जो व्हाइट कलर की लाइंस है ना बच्चे, अगेन बता रही हूँ, लिगामेंट्स है, वो सीलियरी मसल्स नहीं है। तो जब हम फार ऑफ ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे बेटा, ये ले, लाइट रे दूर से आ रही है, फार ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ इंफिनिटी से आ रही है। ठीक है, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पर। ठीक है, तो जब हम दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, फोकसिंग फार ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमारी आई क्या होती है? आई इज रिलैक्स्ड। ठीक है, यहाँ पर आई स्ट्रेन्ड है, यहाँ पर आई रिलैक्स्ड है। बहुत बार बच्चे ना इन लिगामेंट्स को देखते हैं और कहते हैं मैम देखो यहाँ पर लिगामेंट कितनी लूज सी हो रखी है ना, कितनी लूज सी हो रखी है, इसके साथ आई लेंस के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पर लूज हो रखी है, तो यहाँ पर हमारी आई रिलैक्स होनी चाहिए ना। नहीं बच्चे, ये लिगामेंट्स हैं, किससे अटैच्ड है? सीलियरी मसल से। तो खुद सोच, आई लेंस के कर्वेचर को छोटा करने के लिए वहां से सीलियरी मसल्स पे स्ट्रेन पड़ा ना, खिंचाव महसूस हुआ। ठीक है, सीलियरी मसल्स मान ले अपने घर पे बैठे थे, अंदर थे, ठीक है, प्रॉपर एकदम रिलैक्स थे। अब तुम किसी पास की चीज को देखने पड़े, ठीक है, तो आई लेंस ने आवाज लगाई, आई लेंस ने बोला कि सीलियरी मसल्स यार छोटा कर यार साइज को, इसको देखना है, पास की चीज को देखना चाह रहा है ये व्यक्ति। ठीक है, तो सीलियरी मसल्स ने कहा कि ओहो, ठीक है, फटाफट से उसने आई लेंस को छोटा किया, यानी कि उसके कर्वेचर को छोटा कर दिया, उसकी फोकल लेंथ को छोटा कर दिया, ताकि पास की चीज को देख पाओ। ठीक है, तो वो छोटा करने के लिए उसको उठ के चप्पल वप्पल पहन के नीचे आना पड़ा। एग्जांपल दे रही हूँ, जोक है, ठीक है, इतना सीरियस नहीं लेना इसको, तो नीचे आना पड़ा, यानी कि खिंचाव महसूस हुआ, तो सीलियरी मसल्स क्या हो गई? स्ट्रेन्ड हो गए। याद रखने का तरीका है, यहाँ पर क्या हुआ कि दूर की चीज देख रही थी, आई लेंस ने सीलियरी मसल्स को बोला कि दूर की चीज पे देख रहा है, तो सीलियरी मसल कहते हैं कोई नहीं, ठीक है, रिलैक्स, आराम से बैठी है सीलियरी मसल्स। तो आई लेंस की जब फोकल लेंथ को बड़ा करना पड़ा, उसके कर्वेचर को बड़ा करने के लिए सीलियरी मसल्स क्या करेगी? अब अपने घर में जाएगी, अंदर जाएगी, बात समझ आई? तो वो रिलैक्स हो गई, इट मूव्स बैकवर्ड, तो रिलैक्स। नीचे की तरफ मूव करेगी तो क्या होगी? स्ट्रेन्ड होगी, खिंचाव महसूस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेन्ड है, यहाँ पे क्या है? रिलैक्स। तो जब आप किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो आपकी सीलियरी मसल्स क्या होंगी? स्ट्रेन्ड। दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो सीलियरी मसल्स क्या होंगी? रिलैक्स। तो आई क्या हो जाएगी? रिलैक्स। बात समझ में आ रही है? चल बेटा आगे बढ़ते हैं। आ चुका है मेरा फेवरेट पार्ट ह्यूमन आई का, विच इज डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन में बच्चे हमें मात्र 3 डिफेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, एक है मायोपिया,
डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है यार? अगर व्यक्ति को या तो पास की या तो दूर की चीज देखने में, चीजें देखने में मुश्किल आ रही है, ठीक है, कोई दुविधा हो रही है, उसको दिक्कत हो रही है चीजों को ऑब्जर्व करने में, ठीक है, तो इसका अर्थ है कि उसको कोई ना कोई दोष है, इसका मतलब है उसको कोई ना कोई डिफेक्ट ऑफ विजन है, ठीक है। इफ ही कैन नॉट सी द थिंग्स क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, या तो पास की नहीं देख पा रहा या तो दूर की नहीं देख पा रहा, तो उसको डिफेक्ट ऑफ विजन से वो पीड़ित है, ठीक है। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। मजेदार तरीके से बेटा आपको पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करो। मायोपिया क्या होता है? सोच, मायोपिया क्या होता है यार? मायोपिया को हिंदी में बोला जाता है, वैसे ये होता है इसका, अगर मैं इंग्लिश में बताऊं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। साइटेडनेस यानी कि साइट का मतलब देख पाना, साइट का मतलब क्या हुआ? देख पाना। नियर का मतलब पास का, ठीक है बच्चे। इसको ऐसे याद किया करो, ऐसे याद किया करो कि उसका अर्थ आपने समझा कि क्या है और फिर याद हो गया। जैसे मैं बच्चों को इसको याद कराती हूँ कि नियर साइटेडनेस यानी कि पास की चीजें देख पा रहा है, और इसको हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की दृष्टि है बाकी सारा दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, निकट की दृष्टि ठीक है बाकी सारा दोष। तो मायोपिया जिस व्यक्ति को होगा उसको पास की चीजें देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, बट वो दूर की चीज नहीं देख पा रहा, ठीक है। लॉन्ग विजन नहीं है बंदे का, नहीं। चलिए आते हैं हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में बच्चे क्या होगा? इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस, ठीक है। फार मतलब दूर का, साइटेडनेस मतलब देख पाना। तो ये व्यक्ति दूर की चीज देख पा रहा है बट इसको पास का नहीं दिख रहा, ठीक है। इसको शायद दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर। दीर्घ दृष्टि कि दूर की चीजें देख पा रहा है बाकी सारा दोष है, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। चलो आओ मायोपिया समझ आया, हाइपरमेट्रोपिया समझ आया। प्रेसबायोपिया के अंदर क्या होगा बच्चे? दोनों चीजें होंगी, कांट सी द थिंग्स क्लियरली, बोथ नियर बाय एंड फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दोनों चीजें देखने में उसको चाहे पास की हो चाहे दूर की हो दिक्कत आ ही रही है। बेसिकली प्रेसबायोपिया बुढ़ापे में जाकर लोगों को हो जाता है। चलो भाई अब ना डिटेल में पढ़ते हैं मायोपिया के केस में क्या होता है। तुम यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने रे डायग्राम्स वगैरह बना के रखे हुए हैं। तो बच्चे मायोपिया के केस में क्या होगा? अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया is not able to see the far off objects clearly but can see the nearby objects clearly। उसको बच्चे दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम आ रही है, पास की चीजें उसको बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे छोटी सी कहानी है, चलिए सुनाती हूँ। मेरे बच्चे लेटर सपोज आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप सुबह उठे और आपने अपनी मम्मी को बोला कि यार मम्मी ऐसे ना गर्दन में यार बहुत दर्द आ रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है यार बहुत ज्यादा। तो तुम्हारी मम्मी कहती है कि आड़े टेढ़े हो गए, सो गए हो गए, ठीक है। तो आपकी गर्दन में जो है वो नस चढ़ गई है, ठीक है, या आपकी गर्दन में जो है ना वो बल पड़ गया है, ठीक है। तो क्या करो बच्चे, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करो, ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा और ठीक हो जाएगी। अब बच्चे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आप आधे टेढ़े होकर सोए थे तो आपकी जो गर्दन थी उसकी मसल में खिंचाव आ गया, ठीक है। सेम खिंचाव अगर आपकी आई की सीलरी मसल्स में आ जाए, वो कैसे? जब आप पास की चीजों पे फोकस करते हो तो क्या होता है बच्चे, आपकी आई क्या होती है? स्ट्रेन्ड होती है, बता चुकी हूं, ठीक है। तो आप पास की चीज पे फोकस कर रहे थे,
पास की चीज पे फोकस कॉन्टिन्यूअसली बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आप कर रहे हो तो आपकी आई क्या रहेगी, स्ट्रेन रहेगी। ठीक है, अब ऐसा बोला जाता है कि बच्चों को एडवाइस किया जाता है कि यार अगर पढ़ाई कर रहे हो ना तो बहुत देर तक अगर तुमने वीडियो देखी है या बहुत देर तक किताबों में पढ़ रहे हो तो आप क्या करो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। बच्चा रिलैक्स होने के लिए क्या करता है, किताब एकदम से करी बंद, फोन उठाया और रील स्क्रॉल करना चालू। अरे भाई ठीक है, ये हमारे दिमाग की है एक्शन। मैडम हमें ना रिलैक्स फील होता है ऐसे। मेरे बालक, तू जब पढ़ाई कर रहा था उस समय तेरी आई स्ट्रेन्ड थी, अब भी तुम्हारी आई स्ट्रेन्ड है। भाई तुम्हें लग रहा है कि तुम रिलैक्स फील कर रहे हो, तुम फील कर रहे हो, तुम्हारी आई बेचारी अभी भी क्या कर रही है, काम कर रही है। और अगर तुमने अपनी आई को इंपॉर्टेंस नहीं दी तो क्या होगा, तुम्हारी सीलरी मसल्स खुंदक में आ जाएंगी। ठीक है, खिंच गई। उन्होंने कहा कि बेटा तूने स्ट्रेन्ड रखा, अब ले हम स्ट्रेन्ड है। जब आपको किसी फार ऑफ ऑब्जेक्ट को देखना है तब आपकी सीलरी मसल्स को फोकल लेंथ बढ़ानी है। ठीक है, आई लेंस की क्या बढ़ानी है, फोकल लेंथ बढ़ानी है, यानी कि आई लेंस का क्या बढ़ाना है, कर्वेचर बढ़ाना है। ठीक है, फोकल लेंथ बढ़ाने के लिए अब सीलरी मसल्स तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने उनको कॉन्टिन्यूअसली स्ट्रेन्ड रखा, अब वो स्ट्रेन्ड ही रह गई हैं। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे? ठीक है, हम लोगों के टाइम पर या अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे या अपने दादा दादी से पूछोगे तो बच्चे उन लोगों को चश्मा लगा करता था जो बहुत ज्यादा किताबी कीड़े होते थे। ठीक है, चश्मा लगना ये माना जाता था इनका बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ रहा है इसलिए इसके चश्मा लगा है। आज की डेट में बच्चा पैदा बाद में हो रहा है, चश्मा पहले आ रहा है उसका। ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चों को मैंने चश्मे लगे हुए देखे हैं। द रीजन बीइंग कि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब बच्चा के मैडम स्क्रीन टाइम कैसे कम करें, आपकी वीडियो बंद कर दें? बिल्कुल नहीं बेटा, वीडियो तो पढ़नी पड़ेगी, तुम्हें टॉपिक पढ़ना है, वीडियो देखो। जब आप पढ़ाई के टाइम पर अगर स्क्रीन यूज कर रहे हो तो रिलैक्स होने के टाइम पे आपको स्क्रीन नहीं देखनी। उस समय हम क्या करें, उस समय बेटा अगर आप सुनना चाहते हो म्यूजिक सुन सकते हो, कान में लगाओ सुनो। बात समझ आ रही है? बाहर जाओ, पेड़ पौधे देखो, आसमान देखो, पौधों से बातें करो। बात समझ आई? बट आपको स्क्रीन नहीं देखनी क्योंकि आपको अपनी आईज को क्या करना है, रिलैक्स करना है। तो बच्चे इसका ना कारण पूछा जाता है, तो आपकी सीलरी मसल्स क्या रह गई हैं बेटा, इसके अंदर स्ट्रेन्ड रह गई हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर सीलरी मसल्स स्ट्रेन्ड है तो स्ट्रेन्ड जब होंगी, इन्होंने क्या कर रखा होगा, फोकल लेंथ को कम कर रखा होगा। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस। अब यार जो पावर होता है वो 1/4 फोकल लेंथ होता है, तो अगर फोकल लेंथ कम हो रखी है तो पावर बढ़ रखी होगी। सो इट अराइजेस ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर। लेंस कैसा था यार, कन्वर्जिंग था ना, तो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, आई लेंस की हाई कन्वर्जिंग पावर की वजह से भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, खुद सोच अगर आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो रखी होगी, इसका अर्थ हुआ कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनेगी, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है तो वो लाइट रेज पहले ही कन्वर्ज कर जाएंगी। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। अब क्योंकि इमेज रेटिना से पहले बन रही होती है ना, तो इसको बोल देते हैं एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक है, किस वजह से बच्चे, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल की एलोंगेशन की वजह से। बट सच में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है किसी को मायोपिया है कि तो उसकी आई बॉल का साइज बड़ा हो गया होगा ना, वो सिर्फ एक कंडीशन है कि आपकी इमेज पहले बनने लग गई तो उसको देखा जा रहा है कि यार इमेज पहले बन रही है, तो उसको बोलने का बस एक जरिया है, एक तरीका है कि एलोंगेशन ऑफ आई बॉल बोल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि आई बॉल बड़ी होगी मायोपिया वाले व्यक्ति की, नहीं होता, आई बॉल का साइज सेम ही रहता है। ठीक है, हाई कन्वर्जिंग पावर, फोकल लेंथ। अच्छा एक और चीज लिख लेना, फोर्थ भी एक्स्ट्रा बता रही हूँ, फोकल लेंथ आई लेंस की अगर डिक्रीज हुई है, कम हुई है, तो बच्चे कर्वेचर ऑफ आई लेंस भी क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा। ठीक है, डिक्रीज्ड कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो बच्चे ये मैंने ना 4 कारण बता दिए आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें से जनरली एलोंगेशन ऑफ आई बॉल याद करते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। गलत इन द सेंस
कि गलत नहीं है, बट एक ही आप ना याद करिए, क्योंकि कई बार अगर आपको घुमा के ही पूछ लिया गया, जैसे अगर यूपी वाले बच्चे मुझसे बात करेंगे तो मैं कहूंगी कि बेटा तुम्हें तो ये पूरी चीज ऐसे रट लो, आत्मा में बसा लो और यही जाके उल्टी करके आ जाओ वहां पे, यही सारी चीजें सेम लिख के आनी है, तुम्हें तभी नंबर मिलेंगे। सीबीएसई वाले बच्चों को बेटा इनमें से कोई भी एक चीज घुमा के पूछ लिया ऑब्जेक्टिव टाइप में, और आपसे पूछा कि अब बताओ उसको कौन सा, जैसे मैं अगर तुमसे एग्जाम्पल, तुमसे क्या एग्जाम्पल दूं, तुम्हें एग्जाम्पल दूं कि आपको क्वेश्चन दिया गया है, इन दिस डिफेक्ट ऑफ विजन कर्वेचर ऑफ द आइलैंड्स डिक्रीजेस, आपको ऑप्शन दे दिए, तो कर्वेचर आइलैंड्स का किसमें डिक्रीज होगा बेटा, मायोपिया में, क्योंकि फोकल लेंथ डिक्रीज हो रखी होती है। बात समझ आई? ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। ये पूछा जाए कि इमेज यहां पर कहां बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। तो बच्चे जैसे ये फार ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये हमने बनाया यहाँ पे फार ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, इसको बोलते हैं फार पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं फार पॉइंट। तो अगर आपने फार पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखा है, तब तो आई लेंस क्या कर रहा है, उसकी इमेज बना रहा है रेटिना पर। लेकिन जैसे ही ये फार पॉइंट से ऑब्जेक्ट जो था वो कहां गया, इन्फिनिटी पे गया, यानी कि आपने फार पॉइंट से उसको दूर कर दिया। ठीक है, तो इमेज कहां बनने लग जाएगी बेटा, बिफोर रेटिना। ठीक है, इसको ना ओ ही लिख लो, ये यहां पर ओ डैश लिखा हुआ है, मैं इसको ओ ही कर देती हूं, इसको ओ कर लो। ठीक है, इसको ओ कर लो कि ओ। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा होता तो पर्सन उसको देख पाता, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां चला गया, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी क्या होता है, फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, अब वो नॉर्मल थोड़ी है, अब तो क्या हो गया, मायोपिक पर्सन हो गया। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन के साथ आ गया, तो इसलिए इमेजेस कहां हो रही है। अब ये भी समझ आ गया कि कन्वर्ज पहले क्यों हो रही है, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर आई लेंस की क्या हो रखी है, बढ़ रखी है। मेरे बालक अब ये सोच कि कन्वर्जिंग पावर अगर बढ़ रखी है तो उसको कम करने के लिए कौन सा लेंस यूज करोगे, कॉन्केव लेंस। ठीक है, इससे ना ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने तुम्हें अभी दी है, इससे तुम्हें ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम कॉन्केव लेंस ही क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्केव लेंस ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर ऑलरेडी बढ़ी हुई है। ठीक है, कन्वर्जिंग पावर को अगर हमें बैलेंस करना है या नॉर्मल पे लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। इसीलिए कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस क्या करता है बच्चे, ये आपका जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट है उसकी एक इमेज बना देता है। कहां पर, इसको ना मैं और पीछे की तरफ एक्सटेंड करती हूं, जैसे ऐसे लाइट रेज आ रही थी। ठीक है, लाइट रेज कहां से आ रही थी बच्चे, ओ डैश से, यानी कि फार ऑफ ऑब्जेक्ट से। उसने क्या किया, इस फार ऑफ ऑब्जेक्ट की एक इमेज बना दी, कहां पर, ओ पर। अब ये जो इमेज है ये आई लेंस के लिए कैसे एक्ट करेगी बच्चे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया वो ऑब्जेक्ट जो रियल नहीं है, सच्ची में नहीं है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी अब मायोपिक पर्सन उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा, उसकी इमेज को देख रहा है। ठीक है, तो आई लेंस ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को, मतलब इस लेंस ने क्या किया, जो हमारा डाइवर्जिंग लेंस था उसने फार ऑफ ऑब्जेक्ट की एक इमेज बना दी। इसको लिख भी देती हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना आएगा इसकी एक्सप्लेनेशन। तो आप क्या लिखेंगे, कॉन्केव लेंस प्रोड्यूसेस द इमेज ऑफ far off object at the far point, which is O in this case, of myopic person. Now this image acts as a virtual object for eye lens, and eye lens form its image at retina
एंड विजन इज रिस्टोर्ड। ठीक है, विजन उसका क्या हो गया बच्चे, ठीक हो गया, उसका विजन बिल्कुल ठीक हो गया। कैसे ठीक हुआ कि कॉन्केव लेंस ने फार ऑफ ऑब्जेक्ट की एक इमेज बना दी थी। कहां बना दी बच्चे, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन पर। ठीक है, और ये इमेज कैसे एक्ट करेगी, आई लेंस के लिए वर्चुअल। अब आपको ये चीज समझ में आई कि हम कॉन्केव लेंस ही क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चा ये बोलता है मैम कॉन्केव लेंस अगर हम यूज कर रहे थे, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ कि हमने कॉन्केव लेंस क्यों यूज किया। तो उसकी मैं पहली एक्सप्लेनेशन आपको दे चुकी हूँ, विच इज कि कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस बढ़ी थी। तो अगर कोई बढ़ी हुई चीज है, आपको उसको कम करना है, तो कौन सा लेंस लगेगा साथ में, डाइवर्जिंग लेंस लगेगा, इसीलिए डाइवर्जिंग लेंस यूज हो रहा है। फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम अगर कॉन्केव यूज करते, कॉन्वेक्स यूज करते तो क्या होता। मेरे बच्चे कॉन्वेक्स जो है कन्वर्जिंग लेंस है, तो पहले ही कन्वर्जिंग पावर बढ़ी हुई है। अगर आप कौन सा लेंस यूज करोगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे, तो कन्वर्जिंग पावर और बढ़ जाएगी, तो इमेज रेटिना से और पहले आ जाएगी। ठीक है, रेटिना पे जाने की बजाय और पहले आ गई। बात समझ आ रही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ में आई मायोपिया की, कि मायोपिक पर्सन पास की चीज तो देख पा रहा है पर दूर की चीज नहीं दिख रही। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मैं क्लास में पढ़ा रही हूं, मुझे किसी बच्चे ने बोला जो पीछे डेस्क पे बैठा था कि मैम आप जो बोर्ड पे लिख रही हो ना मैम, इट इज नॉट विजिबल टू मी, मैम मुझे समझ नहीं आ, मुझे दिख नहीं रहा। तो टीचर क्या करती है, उसको पीछे से बुला के आगे बिठा लेगी। ठीक है, अब बच्चे, बात समझ आई, बच्चे ने क्या कर रखा है, अगर चश्मा लगा रखा है तो चश्मे ने क्या किया, वो जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट था उसकी एक इमेज बना दी। ठीक है, किस कहां पर बनाई है, जैसे मैं कहूं बस बहुत दूर थी, आप उसका नंबर नहीं पढ़ पा रहे थे, तो उसकी एक इमेज पास बना दी चश्मे ने। ठीक है, तो चश्मा जो है वो आपको ऑब्जेक्ट के पास नहीं, जैसे कहते हैं ना प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कॉन्केव लेंस यही कर रहा है, कुएं को प्यासे के पास ले आया। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट था, जो दिख नहीं रहा था, उसकी इमेज एक पहले बना दी, अब वो इमेज हमारी विजिबल जोन में आ गई, तो इसीलिए हमें वो दिखने लग गया। अच्छा, आप लोगों ने ऐसा भी कभी कभी महसूस किया होगा कि अगर आप किसी और के स्पेक्स लगाते हो तो आपको ब्लर हो जाता है ना विजन, ऐसे धुंधला धुंधला सा है, डबल डबल चीजें सी नहीं दिखने लग जाती है अगर आप किसी और के स्पेक्स यूज कर लो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरे बच्चे अगर आपका विजन एकदम सही है तो आपको तो वो ऑब्जेक्ट दूर वाला पहले ही दिख रहा था। ठीक है, अब ये जो आपने चश्मा लगाया है, यार चश्मा ऐसा थोड़ी करेगा कि अरे नहीं मुझे पता है बच्चे, तूने ना मुझे सिर्फ ये देखने के लिए लगाया है कि मैं तेरे ऊपर कैसा लग रहा हूं, मतलब फ्रेम तेरे ऊपर कैसा लग रहा है, मुझे पता है मुझे तेरे केस में इमेज फॉर्म नहीं करनी, ऐसा थोड़ी होगा। वो तो लेंस है, लेंस तो इमेज बनाएगा ही बनाएगा, तो आपको वो ऑब्जेक्ट भी विजिबल है और उसकी एक इमेज भी दिख रही है, इसीलिए आपका विजन क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। इसीलिए आपको जो डबल डबल सा दिख रहा है, सही से नहीं नजर आ रहा किसी और के स्पेक्स लगा के, उसका कारण यही है। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के केस में फटाफट से बेटा इसको कवर करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया के केस में, और अब तो मैंने टाइम भी नहीं लगेगा, इस केस में क्या हुआ पर्सन को, इस केस में क्या हुआ पर्सन को पास की चीज देखने में दिक्कत आ रही है, दूर की चीजें उसको बढ़िया से मजेदार तरीके से दिखाई दे रही हैं। पर्सन इज नॉट एबल टू see the nearby objects clearly, however he can see the far off objects clearly। ठीक है, उसको दूर की चीज देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, बट पास की चीजें देखने में दिक्कत आ रही है। अब बच्चे ये आई के ना स्ट्रेन रहने की वजह से नहीं होता, क्योंकि पास की चीजें जनरली जेनेटिक होता है या फिर विद एज आता है। ठीक है, अगर विद एज के साथ आ रहा है तो हम इसको प्रेस बायोपिया में कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन अगर सिर्फ पास की चीजें देखने में दिक्कत हो रही है तो वो हाइपरमेट्रोपिया ही है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट, अच्छा एक और चीज पीछे लिखना भूल गई, ये यहां पर ऐड कर लो कि मायोपिया के केस में क्या होगा, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज लेस देन इंफिनिटी, फार ऑफ या फार पॉइंट या फार पॉइंट ऑफ
मायोपिक पर्सन डिक्रीजेज, आप ये भी कह सकते हो। एक नॉर्मल एडल्ट आई इंफिनिटी तक देख पा रही थी, लेकिन जो मायोपिक पर्सन है वो एक पॉइंट से दूर की चीज देख ही नहीं पा रहा, तो उसका फार पॉइंट क्या आ चुका है, पास आ चुका है, उसका फार पॉइंट जो है वो इंफिनिटी से कम हो चुका है। यहां पर क्या होगा बच्चे, इसका नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर से बढ़ चुका होगा, ठीक है। नियर पॉइंट ऑफ hypermetropic person is more than 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको 25 सेंटीमीटर से पास वाली चीज या इवन 25 सेंटीमीटर वाली भी दिख नहीं रही, क्योंकि उसका नियर पॉइंट जो है वो उससे ज्यादा हो चुका है। तो आपने जनरली देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना, अगर उनको कोई भी चीज ऐसे दिखने तो वो ऐसे करके देखेंगे, ऐसे दूर करके, क्यों, क्योंकि पास करके उनको देख नहीं रही, ठीक है, दूर करके ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। बात समझ आई? तो फार पॉइंट नियर पॉइंट क्या हो गया, दूर जा चुका है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि अगर नियर पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, ये एन क्या है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन। तो बच्चे अगर नियर पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तब तो उसकी इमेज हमारे रेटिना पे बन रही है, लेकिन अगर नियर पॉइंट से वो पास आ गया, ठीक है, नियर पॉइंट से पास आ गया, देख नियर पॉइंट पे पड़ा है तो वहां बन रही थी इमेज, लेकिन नियर पॉइंट से पास आ गया, ठीक है, मतलब अपने नियर पॉइंट से पास आ गया, तो इमेज कहां बनने लग जाएगी बेटा, बियॉन्ड रेटिना, यानी कि रेटिना से बाहर। अब इस केस में क्या हो रहा है, इसके रीजन भी सुन लो बेटा, इसके रीजंस देख लो। इस केस में बेटा जो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस है इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस दिस राइजेस। अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो चुकी है तो इट ऑल्सो राइजेस, फोकल लेंथ अगर बढ़ी है तो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस, ठीक है। तीसरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर बात करूं, सोचो फोकल लेंथ अगर बड़ी हो रखी होगी तो इंक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, इट अराइजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। या फिर आई बॉल बिकम शॉर्ट। अब बच्चे फिर से बोलूंगे कि आई बॉल का साइज वही रहता है, जस्ट इमेज बाहर बन रही है, इस वजह से हम कहते हैं कि आई बॉल शॉर्ट हो गई होगी, ठीक है, बट हुई नहीं है। वो बाद में क्यों बन रही है, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो चुकी है, तो वो रेटिना पे कन्वर्ज होने के बजाय बाहर जाके कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटिना, ठीक है, रेटिना के बाहर इमेज बन रही है, और ये 4 रीजंस हैं उसके। अब बच्चे इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसको करेक्ट करने का तरीका होता है, सोच, कन्वर्जिंग पावर आपकी क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी। अब अगर तुम्हें कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज करनी है तो तुम्हें कन्वर्जिंग लेंस ही यूज करना पड़ेगा, तो ये कन्वर्जिंग लेंस यूज किया जाता है। ये कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है बच्चे, इमेज बना देता है किसकी, एन डैश पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है, कहां बना देगा उसकी इमेज, एन पर, ठीक है। तो यहां लिखूंगी इसका, कन्वर्जिंग लेंस forms the image of object placed at n dash at n। n dash क्या था बेटा, नियर पॉइंट नॉर्मल आई, n क्या था, नियर पॉइंट hypermetropic eye। This image is virtual
and enlarged. Now this act as virtual object for eye-lens. Eye-lens forms its image at retina and the vision is restored. विजन क्या हो जाता है बेटा? रिस्टोर हो जाता है। बात समझ में आ रही है बढ़िया तरीके से? अच्छा, अब बच्चे ने यहाँ पर मुझसे एक चीज पूछते हैं, ऑल्दो मैं ये एग्जांपल तुम्हें भी दे चुकी हूँ कि कन्वर्जिंग पावर अगर डिक्रीज हुई है तो कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए हमें कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। अब बच्चे ने यहाँ पे ना ये वर्चुअल इमेज के पीछे पड़ जाते हैं। बच्चा कहता है मैम कॉनकेव लेंस जो था आपने बताया था, कॉनकेव लेंस तो हमेशा ही वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो अगर हमें यहाँ पर वर्चुअल इमेज चाहिए थी, ठीक है, अगर हमें यहाँ पर वर्चुअल इमेज चाहिए थी तो हमने यहाँ पर कॉनकेव लेंस क्यों नहीं यूज किया? तो बच्चे कॉनकेव लेंस एक तो डाइवर्जिंग लेंस है, वो इसकी कन्वर्जिंग पावर को और कम कर देता, ठीक है, आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर को और कम कर देगा, अगर पहले कम है तो और कम हो जाएगी। दूसरा रीजन, कॉनकेव लेंस जो इमेज बनाता है ना, जैसे मान ले ये कॉनकेव लेंस है तेरा बेटा, ठीक है, तूने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा, तो ये जो इमेज बनाएगा ना बेटा, ये हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा और डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। कैसी बनाएगा? वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। और हमेशा कहां बनाएगा? v विल ऑलवेज बी लेस देन u। जहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा है v जो होगा हमेशा u से कम होगा। तो बच्चे मुझे खुद सोच कि अगर मैं यहाँ पर कॉनकेव लेंस यूज करती तो कॉनकेव लेंस इस एन डैश की इमेज कहां बनाता? इससे भी पहले। तो यार अगर किसी को 25 सेंटीमीटर वाली चीज नहीं दिख रही, ठीक है, तो क्या उसको 20 सेंटीमीटर वाली चीज दिख जाएगी? क्या उसको 15 सेंटीमीटर वाली चीज दिख जाएगी? ऑब्वियसली नहीं दिखेगी, ठीक है। तो हम एक ऐसा लेंस चाहते हैं जो कि उसकी वर्चुअल इमेज तो बनाए, एक तो थोड़ी एनलार्ज करके बनाए और दूर बनाए, ठीक है। तो सबसे सही इसका उत्तर तो वही है जो मैं आपको दे चुकी हूं कि कन्वर्जिंग पावर आई लेंस की डिक्रीज हो रखी है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने कन्वर्जिंग लेंस ही यूज किया। बट अगर आप इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत आ रही है आपको, तो आप ये याद रखिए कि कॉनकेव लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाएगा ना वर्चुअल वाली, वो हमेशा कैसी होती है? एनलार्ज्ड होती है, और उस केस में v जो होता है वो u से क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। तो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, वो एनलार्ज्ड बनेगी, और उसका v जो होगा वो u से बड़ा होगा, यानी कि इससे पीछे बनेगी। बात समझ आई? इसीलिए कौन सा लेंस यूज हो रहा है? कॉन्वेक्स लेंस। समझ आ गया? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया आत्मा में गया चला गया है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। गिव मी अ थम्स अप अगर ये तुम्हें समझ में आया। आत्मा में जाए तो लिख कर जाना कि मैम आत्मा में जा चुका है चैप्टर, अब हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। स्पेशली यूपी बोर्ड वाले बच्चों को भी बोल रही हूँ कि बच्चे, फिर से बोलूंगी, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। तो इन लेक्चर्स को जो आपको दुविधा आ रही थी कि यार लाइट चैप्टर के अंदर हमें हमारे लिए है, हमारे लिए है, हमारे लिए नहीं है, तो बेटा सबके लिए है। ज्ञान जहां से बट रहा है उसे प्राप्त कीजिए। देखिए लेक्चर, आप अपनी बुक खोलकर देखिए। अगर आपको लगता है कि कोई एक आध टॉपिक ऐसा है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, अगर लगता है फिर भी डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि अगर आपको लग रहा है कि यार हमारे वाला ये वाला टॉपिक मैम छूट गया, ठीक है, तो मैडम आके आपको कमेंट में वो एक्सप्लेन करके जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको बोलना है, जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप बताएंगे नहीं, हम तक जानकारी नहीं पहुंचेगी और हम उसको इम्प्रोवाइज अपने अगले लेक्चर्स में नहीं कर पाएंगे। पोस्ट मायोपिया, बहुत बढ़िया सा डिफेक्ट। अब बच्चे हुआ क्या? मायोपिया क्यों आया? बता, मायोपिया क्यों आया? क्योंकि आपकी आई स्ट्रेन्ड रह गई थी, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया क्यों आया? क्योंकि आपकी आई जो थी वो, उसकी फोकल लेंथ जो थी, ऐसा नहीं कि ज्यादा रिलैक्स हो रखी थी, ना ना, ठीक है, वो जेनेटिक होता है, फिर से बता रही हूँ आपको, ठीक है। बट प्रेसबायोपिया कैसे आता है बेटा? ओल्ड एज के साथ, ठीक है, ओल्ड एज के साथ आता है। जनरली हाइपरमेट्रोपिया को भी, ठीक है, ओल्ड एज के साथ आ जाता है। तो कई बार प्रेसबायोपिया को ना ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोल दिया जाता है, क्योंकि एज के साथ जनरली पास की चीजों को देखने में दिक्कत आने लग जाती है। अब प्रेसबायोपिया क्या हुआ बच्चे कि एज बढ़ रही है,
ठीक है। तो यार हमारी बॉडी में सारे के सारे पार्ट्स की एज बढ़ रही है ना यार, खुद सोच, सीलियरी मसल्स बेचारी इतने सालों से यही करती आ रही हैं, कभी फोकल लेंथ कम कर रही हैं आई लेंस की, कभी फोकल लेंथ बढ़ा रही हैं, अब सीलियरी मसल्स क्या हो चुकी हैं, बूढ़ी ऐसे कर रही हैं, ठीक है। आपने किसी पास की चीज को फोकस करना चाहा, सीलियरी मसल्स ने कहा क्या पास की चीज देखना चाहते हैं बेटा, रुक, फोकल लेंथ को डिक्रीज करवाना पड़ेगा, मेहनत करवाता है बच्चा बहुत ज्यादा हमसे, ठीक है। आपने किसी दूर की चीज पर फोकस करना चाहा, ठीक है, तो सीलियरी मसल्स फिर से थकी हारी बेचारी, ठीक है, रुको भाई बुढ़ापा आ चुका है, तुम्हें ही थोड़ी आया है, बस हमें भी तो आया है, ठीक है। तो सीलियरी मसल्स क्या हो गई हैं, विद एज दे लूजेस देयर फ्लेक्सिबिलिटी, विद एज ciliary muscles loses their flexibility hence person finds it difficult to focus on both nearby and far off objects, ठीक है। किस वजह से आ रहा है, सीलियरी मसल से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी एज की वजह से लूज करनी स्टार्ट कर दी है। इसको करेक्ट कैसे करते हैं, बस इतना याद कर लो, बाईफोकल लेंसेज। कौन सा यूज करते हैं, बाईफोकल लेंसेज। इसमें जो लोअर हाफ होता है, आपने देख रखा होगा अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह का चश्मा, तो ऐसा नहीं होता जिसमें बीच में ऐसे चक्रा सा बना हुआ होता है, आजकल वैसे एक्चुअली प्लेन बाईफोकल लेंसेज भी आ गए हैं, बट वो चश्मे वाला जो होता है, जो गोल वाला होता है, उसमें जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स, फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, और अपर हाफ क्या होता है, कॉनकेव, ये किस पे करवाएगा, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे फोकस, ठीक है। बात समझ में आई बढ़िया तरीके से। तो ये प्रेसबायोपिया था। तो हम इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स ऑफ विजन कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा और जानते हैं। अरे एक क्वेश्चन आ गया, चलो मैं वाटर ब्रेक ले लूं, फटाफट से क्वेश्चन करके देखो। ये हर बच्चे से सवाल बनना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। करो। मजेदार सा सवाल है। ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई वालों को केस स्टडी के रूप में आ सकता है, और यूपी बोर्ड वालों को तो बेटा तुम्हें तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बताओ इसको कौन सा डिफेक्ट है, ठीक है, पर्सन को ऐसे ऐसे हो रहा है, नहीं देख पा रहा है ये चीजें, ठीक है, बताओ कौन सा डिफेक्ट है, कैसे ठीक होगा, उसके रे डायग्राम्स बनाओ। तो वो जो भी अभी तक पढ़ाया है वो आपको डिटेल में बनाना आना चाहिए, ठीक है। चलिए, अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स नियरर देन 50 सेंटीमीटर। चलो भाई अटेंडेंस लगाओ सारे के सारे, कौन सा डिफेक्ट है इसको, कौन सा, नियरर देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से पास की चीजें नहीं देख पा रहा, तो उसको कौन सा डिफेक्ट है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया, पास की चीज नहीं देख पाना, ठीक है। राइट एनी 2 रीजंस, बेटा मैंने 4 बताए हैं, तुम 2 लिख ही सकते हो। आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई है, डिक्रीज हो चुकी है। दूसरा रीजन बताओ क्या लिखें, कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो चुकी है, या तो ये लिख दो फोकल लेंथ इंक्रीज हो चुकी है, या तो इंक्रीज्ड कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, या फिर आई बॉल बिकम्स शॉर्ट। चारों बता दिए हैं, कोई भी 2 लिख लेना। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, बच्चे कौन सा लेंस यूज होगा, कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हुई थी ना, तो कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज होगा, कॉन्वेक्स लेंस,
ठीक है। अच्छा कैलकुलेट, अरे बाप रे इसने तो फोकल लेंथ भी कैलकुलेट करवा ली। देख हमें फोकल लेंथ निकालनी है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है बच्चे, ये जो लेंस है ये ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनाएगा, वो 50 सेंटीमीटर से पास की चीज नहीं देख सकता। इसका मतलब है जो इमेज बननी चाहिए वो 50 पे बननी चाहिए, -50 क्योंकि लेफ्ट साइड लूंगी, डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट ले रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है बेटा, 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है तो 1/f, 1/f की वैल्यू आ गई बेटा, तुमने एलसीएम लिया 50 आया। ठीक है यहाँ आया -1, यहाँ आया +2, तो 1/50 आ गया। तो f की वैल्यू आ गई बच्चे 50 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो आप यूज कर रहे हो उसकी कितनी होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर। पावर होता है बेटा 100/f, अगर f सेंटीमीटर में हो तो। ठीक है तो ये आ जाएगा 100/50, यानी कि 2 डायोप्टर। बात समझ आई, 2 डायोप्टर का लेंस जो है वो यूज होगा। ड्रॉ द नीट डायग्राम टू शो द करेक्शन इन द लेंस। ठीक है अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें, चलो यहां पे करते हैं, नजर लगी, देखो कह रहे थे मैडम इतना सुंदर बना रही है, शाबाश। ठीक है तो हमने बनाया कि हमारा ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, ये हमने यहां पर ले लिया लेंस। ठीक है ये इसको क्या करेगा बेटा, इसकी एक इमेज बनाएगा, कहां पर बना देगा, एंड डैश पे बना दी। ठीक है और ये विजन क्या हो गया हमारा, रीस्टोर हो गया। और फिर ये जो रेज होंगी ये आई लेंस क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा रेटिना पे, तो इमेज क्या हो गई हमारा, विजन क्या हो गया, रिस्टोर्ड हो गया। अब इसके अंदर जैसा कि मैंने लाइट चैप्टर में भी कहा था कि जब भी आपको ऐसा सवाल आता है तो आपको ये चीज जरूर लिख कर आनी है कि एन क्या था बच्चे, 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस था, आई से 25 सेंटीमीटर पर। एन डैश क्या है, जहां पर आपका ये एन डैश की वैल्यू क्या थी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है तो ये छोटी छोटी सी जानकारी ना जो क्वेश्चन में गिवन होती है डिस्टेंस वगैरह के बारे में, अगर आप ये बनाकर आते हो रे डायग्राम के अंदर तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आपके कोई भी नंबर कटने के यहाँ पर चांसेस जो है वो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, प्रिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है तो प्रिज्म के अंदर क्या होगा बच्चे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रिज्म में क्या होगा, रिफ्रैक्शन। देखो होता क्या है, प्रिज्म क्या होता है, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज अ मटेरियल मीडियम which is bounded by two non-parallel refracting surfaces। क्या होता है, दो नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बंधा हुआ होता है। तो लाइट जब इसके अंदर एंटर करेगी तो बच्चे लाइट जो है आपको पता है दिस इज व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, उसके पास कितने कलर होते हैं, 7 कलरों से मिलकर व्हाइट लाइट बनती है। तो जब लाइट इसके अंदर जाएगी ना बेटा, जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर लाइट के कलर के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसीलिए सारे के सारे कलर्स क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर रिफ्रैक्शन होता है। यानी कि कुछ लाइट का कलर जो होगा उसकी बेंडिंग ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी। इस फिनोमिना को, दैट इज स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू द प्रिज्म, इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग अप of white light into its constituent, यानी कि उन कलर्स में जिनसे वो मिलके बनी है। on passing through a prism is called
डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये चीज समझ में आई, ठीक है। और बच्चे डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो क्यों रहा है, कॉज, इसका कॉज क्या है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, इट हैपेंस बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of prism is different for each color। हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रिज्म का होता है वो अलग होता है। आप चाहो तो ये फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। एग्जैक्ट फॉर्मूला ये नहीं होता, बट आप फिर भी अपने दिमाग में थोड़ा सा रखने के लिए कि अगर वेवलेंथ कलर की ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। अगर डिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन कम आएगा, जैसे एयर से प्रिज्म के अंदर जा रही है, तो उसकी बेंडिंग क्या होगी, कम होगी। तो बच्चे जैसे अगर मैं आपको ये लिखकर दिखाती हूँ 7 कलर विच इज विबगयोर एक्रोनिम से हम उसको याद करते हैं, ठीक है। इसमें वी क्या होता है वॉयलेट, आई क्या होता है इंडिगो, बी ब्लू, वाई जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज और आर रेड। तो जब हम V से R की तरफ बढ़ते हैं ना तो बेटा लैम्डा जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं प्रिज्म का, तो यहां से जब आप ऐसे जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जब प्रिज्म से पास करेगा तो कौन सा कलर सबसे कम डेविएट होगा। डेविएट होना क्या होता है, जैसे मान लो कि ये आपका प्रिज्म था, यहां से ऐसे लाइट आई और बच्चे ये ऐसे चला गया, ये इसमें सारे के सारे बाकी के कलर्स हैं, ठीक है। फिर इधर से ऐसे बाहर निकला, ठीक है। तो बच्चे ये वाला जो कलर होता है वॉयलेट होता है और ये वाला होता है रेड, यानी कि रेड डेविएट्स द लीस्ट। डेविएशन का मतलब हुआ कि ये जो एंगल था, जैसे ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन थी और ये कलर ऐसे चला गया ना, तो ये जो एंगल बनता है ना, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे ऑफ द कलर, ठीक है, वो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन सबसे कम किसकी हुई है, रेड की। तो ऑन इन पासिंग थ्रू द प्रिज्म, डेविएशन of red is least and that of violet is most। तो सबसे ज्यादा डेविएट कलर जो होता है वो कौन सा होता है, दैट इज आपका वॉयलेट कलर, वो नीचे बनेगा। तो हमेशा याद रखना जब प्रिज्म में से बाहर निकलेंगे तो ये विबगयोर उल्टा बनेगा, ये वी होगा और ये आर होगा, ठीक है। नीचे से विबगयोर लिखना शुरू करना, ठीक है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन स्पेशली हमारे प्यारे प्यारे सीबीएसई वाले बच्चों को आ सकता है कि मेरे बच्चे देखिए लाइट है, ये यहां से ऐसे गया, ठीक है, फिर ये ऐसे गया और ये ऐसे गया। 3 कलर के थ्रू मैं आपको दिखा रही हूं, ठीक है। ये आपका बना दिया ए बी सी, ठीक है। और आपसे ना इनका ऑर्डर पूछ लिया, ठीक है। ये ए बी सी तुम्हारा क्या क्या हो सकता है, ठीक है। आपको बोल दिया ब्लू, रेड, ग्रीन, अरे ग्रीन की स्पेलिंग गलत लिखोगे मैडम आप, ग्रीन, ये फर्स्ट ऑप्शन दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका ग्रीन, येलो, ऑरेंज। तीसरा दे दिया आपका ग्रीन, ब्लू, येलो। चौथा दे दिया येलो, रेड, ब्लू, ठीक है। तो बच्चे खुद सोच कि जो कलर्स निकलेंगे वो नीचे से ऐसे विबग्योर वाले उसमें निकलने हैं, है ना। यानी कि अगर मैं नीचे से काउंट करूं तो ऐसे विबग्योर बनेगा ना, ठीक है। तो अगर आप कलर देखोगे नीचे सबसे नीचे ए है, सबसे नीचे ए है, तो क्या हो सकता है, अगर तुम ये बोलोगे कि नीचे ब्लू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ब्लू के बाद जो बी है वो रेड नहीं हो सकता, क्योंकि रेड तो सबसे लास्ट में आएगा, तो इसीलिए ये गलत हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ ग्रीन हो सकता है, ए बिल्कुल हो सकता है, क्या ए बी जो है वो येलो हो सकता है, हो सकता है, क्या सी ऑरेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो दिस इज राइट ऑप्शन। तो फिर ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। और आप देख सकते हो इसमें ग्रीन आया, हाँ ग्रीन आ जाएगा पहले, लेकिन ब्लू उसके बाद थोड़ी आएगा, ब्लू तो उससे पहले बाहर निकल चुका है, तो बी आपका ब्लू नहीं हो सकता। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से इसमें आप एबीसी को
बता सकते हो। दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, मतलब अगर मैं कहूँ पेपर टफ आए ना तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज आसान पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब देखो ये क्या हो रहा है, देखो ये एक प्रिज्म था और ये क्या लिया, आइडेंटिकल प्रिज्म। ये कैसा प्रिज्म लिया बेटा, आइडेंटिकल प्रिज्म। आइडेंटिकल प्रिज्म लेने की वजह से इसने क्या किया बच्चे, डिस्पर्जन किया, और इसने क्या कर दिया, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन के बाद हमें क्या मिल गई, व्हाइट लाइट थी पहले भी और बाद में भी क्या मिल गई, व्हाइट लाइट मिल गई। ठीक है, तो ये क्या थे, ये कैसा था बच्चे, आइडेंटिकल इन्वर्टेड प्रिज्म। ठीक है, तो इसने जितने एंगल से उनको डिस्पर्ज किया, इसने सबको मिलाकर क्या कर दिया, रिकंबाइन कर दिया, क्योंकि ये इन्वर्टेड पड़ा था। बात समझ आई। चलिए रेनबो फॉर्मेशन, तो रेनबो कब फॉर्म होता है बेटा, आफ्टर अ रेन शावर आपको दिखाई देता है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिस्पर्जन and internal reflection occurred when the sunlight passes through tiny little droplets suspended in air after a रेन शावर। तो बच्चे बारिश के बाद जो छोटी छोटी सी बारिश की बूंदें हवा में लटकी रह जाती हैं, दे एक्ट एज द प्रिज्म, और वो क्या कराती हैं, डिस्पर्जन होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, किस किस की वजह से, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस इंटरनल रिफ्लेक्शन को ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, विच इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, तो मैं अभी नहीं करवाना चाहती आपको। ठीक है, तो बच्चे यहां से व्हाइट लाइट आई। ठीक है, यहां पर लाइट जो है, क्योंकि ये रेन ड्रॉप प्रिज्म की तरह एक्ट करेगी, देख विबग्योर बना पूरा का पूरा। अब बच्चे वो विबग्योर जब आगे गया तो यहां से उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है बता देती हूँ, जब लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर TIR हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आई, उसके बाद बच्चे वो बाहर निकल गई, तो आपको क्या मिला, रेनबो दिखाई दिया। कोई भी पूछे आपसे कि रेनबो क्यों फॉर्म हो रहा है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू बिकॉज जो आपकी सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, दे आर एक्टिंग एज अ प्रिज्म। बात समझ में आई बेटा, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से आत्मा में चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। यार अगर एटमॉस्फेयर में बाहर से लाइट आती है तो लाइट जो है इट इज एंटरिंग कॉन्टिन्यूसली टू डेंसर मीडियम। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, इट इज द ठीक है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो लाइट इज एंटरिंग इनटू मोर डेंसर एंड डेंसर मीडियम। ठीक है, चलिए अब इसके लिए जो फिनोमिना अकर होते हैं बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसमें सबसे पहले आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो बच्चे होता क्या है कि मान लेते हैं यहां पर ये स्टार है। ठीक है, तो लाइट जब स्टार से आ रही है,
ठीक है। इट इज एंटरिंग कॉन्टिन्यूसली इनटू डेंसर एंड डेंसर मीडियम, तो ये बेंडिंग इसकी कॉन्टिन्यूसली होती है। तो जब ये हमारी आई में जाएगी, ठीक है, मान लो यहाँ पर हमारी आई हमने बना दी, ठीक है, हमने ये अर्थ सरफेस बनाया था, ठीक है, तो ऐसा लगेगा हमें कि ये कहां से आ रही है बेटा, इट इज कमिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। जब हम इसको पीछे की साइड डॉटेड लाइन से देखेंगे, जैसे ऐसे करके हमने इसको डॉटेड लाइन से देखा, तो हमें ये लगेगा कि ये लाइट यहां से आ रही है, ठीक है। सो आप इसे लिखिएगा, बहुत जरूरी है। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, तो उसका रीजन ये है, लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार continuously undergoes refraction, and when it reaches our eye, the apparent position of star seems different, ठीक है। ये क्या था बच्चे, एक्चुअल पोजीशन थी, और ये क्या है, एपरेंट पोजीशन थी। एक मिनट रुकिए, ठीक है, ये क्या थी, एक्चुअल पोजीशन थी, और ये क्या है बेटा, एपरेंट पोजीशन है, ठीक है। अब ये जो एपरेंट पोजीशन होती है ना मेरे बच्चे, ये भी कीप्स ऑन चेंजिंग होती है, ये भी चेंज करती रहती है, क्योंकि हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती हैं वो सेम नहीं रहती, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती हैं, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है, थ्रू आउट द टाइम। तो इसी वजह से ये जो पोजीशन होती है, दिस एपरेंट पोजीशन keeps on changing due to change in the atmospheric conditions, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से। हेंस लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार appears flickering, ठीक है, ऐसा लगता है कि वो चमकारे मार रही है, फ्लिकर करती हुई दिखाई देती है ऐसे, ठीक है, कि बार बार चेंज हो रही है, तो इसलिए वो जगमगाती हुई सी लगती है, इसलिए वो ट्विंकल करता है, ठीक है। हेंस दिस इज द रीजन व्हाई स्टार्स ट्विंकल। अच्छा, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है, व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आ सकता है बेटा आपको कि प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते, स्टार्स तो करते हैं। बच्चे जो प्लैनेट्स होते हैं वो एज कंपेयर टू स्टार्स हमारे पास होते हैं। स्टार बहुत दूर होने की वजह से हमें कैसे नजर आते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, यानी कि एक बिंदु की तरह नजर आ रहे हैं, लेकिन प्लैनेट्स पास हैं, तो प्लैनेट्स का जो सरफेस होता है ना, वो हमें एज अ डिस्क दिखाई देता है। यार तुम सन को देखते हो, सन आपको कैसे दिखाई देता है, एक डिस्क की तरह दिखाई देता है ना, ठीक है, एक डिस्क दिखाई देता है ना, ऐसा थोड़ी दिखता है कि एक स्फीयर, तुमने आसमान में सन को देखा तो तुम्हें क्या दिख रहा है, एक डिस्क दिखाई दे रहा है, गोला सा, ठीक है। तो जब भी हम किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को देखते हैं और हम उसको दूर से देखते हैं, तो hमें सिर्फ उसका क्या दिखाई देता है, वो 2D में दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, एक सर्कल दिखाई देता है, डिस्क की फॉर्म का दिखाई देता है। तो प्लैनेट्स जो होते हैं, प्लैनेट्स आर नियरर टू अस देन स्टार्स, ठीक है, हेंस दे अपीयर लाइक डिस्क, ठीक है। तो मान ले बच्चे मैंने ये डिस्क बना ली, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इस डिस्क का तुमने इस पॉइंट पे फोकस किया, इसकी लाइट रे आई और इसकी जो इमेज बनी बच्चे वो कहां बनी, यहां बनी,
ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट था इसकी इमेज कहाँ बनी, इधर और ऊपर बनी या इधर दाएं बाएं बनी। तो इमेज ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस डिस्क इज एक्चुअली फॉर्म्ड ऑन द डिस्क इटसेल्फ, तो वो उसके ऊपर ही बन रही है, इसीलिए उसका एवरेज सम अगर हम लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0, इसलिए वो फ्लिकर करता हुआ नहीं दिखता। ठीक है, तो रीजन यही होता है कि प्लैनेट्स आर नियरर टू अस, तो उसमें से जो लाइट आ रही है वो डिस्क की तरह हमें दिख रहा है, तो लाइट जो आ रही है वो जो उसकी अपरेंट पोजिशन बन रही है पॉइंट्स की, वो डिस्क के ऊपर ही बन रही है, तो उसका एवरेज आउट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसीलिए वो हमें फ्लिकर करते हुए नहीं दिखाई देते। बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है ड्यूरेशन ऑफ विजिबिलिटी ऑफ सन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन विजिबिलिटी ऑफ सन increases by approximately in the morning and evening। ठीक है, क्यों हो रहा है बच्चे ऐसा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सन कहां पे होता है बेटा, होराइजन पे होता है। ठीक है, होराइजन जहां पर आपको ऐसा लगता है कि जमीन और आसमान जो है वो मिल रहा है, तो सन होराइजन पे है। ठीक है, अच्छा होराइजन पे अगर सन है तो जब आपका सन उगने वाला है, ठीक है, यानी कि सूर्य उदय होने वाला है, सनराइज का टाइम है, तो बच्चे सन एक्चुअल में कहां था, अभी उगा नहीं था, होराइजन के आया नहीं था, अभी नीचे ही था, लेकिन वहां से जो लाइट रेज आ रही थी बेटा वो कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसे बेंड होती रही, और जब आपकी आई में जाएगी तो आपको क्या लगेगा कि उसकी पोजीशन क्या है, ऊपर। बात समझ आ रही है? ठीक है, पक्का? कि अब इसको लिखेंगे कैसे, आप ये लिखोगे एट द टाइम ऑफ sunrise and sunset sun is at horizon hence, तो एट होराइजन की जगह लिखो एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट when sun is below horizon, the light rays coming from the sun undergoes refraction, that is atmospheric refraction, and image of sun is formed above horizon। ठीक है, तो एपरेंट पोजीशन कहां बन गई बेटा, ऊपर, जबकि सन अभी नीचे ही था। सेम होता है कि मान लो सूर्य अस्त होने वाला है तो सन जो है वो नीचे जा चुका है, लेकिन यहां से जो लाइट रेज आ रही हैं जब वो आपकी आई में जाएंगी तो आपको लगेगा कि वो अभी भी कहां है, ऊपर है। दिस इज एक्चुअल पोजीशन और दिस इज एपरेंट पोजीशन बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सन आपको एक्चुअल सनराइज से पहले ही दिखने लग जाता है अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट, और सन सेट होने के बाद यानी कि सूर्यास्त होने के बाद भी कुछ मिनट्स तक वो विजिबल रहता है, क्योंकि उसकी एक इमेज, एक एपरेंट पोजीशन जो होती है वो ऊपर होती है। आया समझ? अच्छा, ओवल शेप ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, ओवल शेप ऑफ द सन का मतलब क्या होता है बच्चे, आपने देखा होगा कि जब आप सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन को देखते हो ना, तो वो आपको ना ऐसे ओवल शेप, ऐसे देखो ओवल सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्यों दे रहा है? आप बोलोगे मैम सिमिलर सी इमेज है, क्योंकि कारण था मेरे बच्चे, होता है क्या, मैंने अभी अभी आपको बताया कि सन इज स्फेरिकल, जब आप उसको देखोगे तो आप उसको कैसे प्रिसीव करोगे, एज अ डिस्क। ठीक है, तो आप ये सोचो कि जो सन के हॉरिजॉन्टल डायामीटर से, वर्टिकल डायामीटर से जो लाइट रेज आ रही हैं एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, वो क्या हो रहा है बच्चे,
ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड करती गई, बेंड करती गई, ठीक है, ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड करते करते यानी कि रिफ्रैक्शन की वजह से इसकी जो पोजीशंस बन रही है बेटा, वो कहां बन रही है, ऊपर बन रही है। तो हम ये बोलते हैं कि लाइट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम दी वर्टिकल डायामीटर ऑफ द सन अंडरगोज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और इस वजह से उसकी इमेज क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। इसको यही लिखेंगे हम कि एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट the light rays coming from the vertical diameter of sun undergoes atmospheric refraction and this gives its the oval shape। ठीक है, तो उसकी शेप क्या हो जाती है, थोड़ी सी ओवल हो जाती है, थोड़ी डिस्टॉर्टेड सी हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप दिन के टाइम पे सन को देखोगे, बोले मैडम देख ही नहीं पाते, हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं सन को देखकर, ठीक है बेटा, लेकिन अगर आप नून के टाइम पर देखोगे तो सन जो होता है ना वो बिल्कुल सर्कुलर डिस्क दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपका नहीं होता, लाइट रेज नॉर्मल पड़ रही है, तो नॉर्मल जब होता है तो आपको पता है परपेंडिकुलर जब आएगी लाइट रे, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये आपका मीडियम था, ये दो मीडियम को रिफ्रैक्ट कर रहा था, बाउंड्री लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, तो आपका क्या होता है, लाइट रे बिना रिफ्रैक्शन के ही दूसरे मीडियम में पास कर जाएगी, ठीक है। तो जब सन एट नून सन इज ओवरहेड, तो लाइट रेज जो फॉल करती हैं हमारे ऊपर कैसे करती हैं, नॉर्मल करती हैं, इसीलिए आपको जो सन की शेप है उस समय क्या दिखाई देती है, सर्कुलर दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब हम आ चुके हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर। अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कैटरिंग क्या होता है, जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं हर डायरेक्शन में। जैसे मान लो ये सनलाइट थी, ठीक है, यहां से ऐसे सनलाइट आई, ये जो पार्टिकल्स थे इन्होंने सनलाइट को क्या कर दिया, हर डायरेक्शन में स्कैटर कर दिया। ये और पार्टिकल्स थे, ये यहां से ये और आई, ये ऐसे स्कैटर हो गई हर डायरेक्शन में, ये यहां गई, फिर यहां पर ये हर डायरेक्शन में स्कैटर हो गई, ठीक है। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन द लाइट पासिस थ्रू the atmosphere, the particles suspended in the air scatter, मतलब उसको बिखेर देते हैं in all directions, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ये यहां से सनलाइट आ रही थी, ठीक है, और ये सारे पार्टिकल्स थे हमारे, ठीक है। तो स्कैटरिंग की वजह से जो फिनोमिना अराइज होते हैं, दैट इज आपका ब्लू कलर ऑफ द स्काई। बच्चे स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, क्योंकि देख जो इंसिडेंट लाइट आ रही थी वो तो व्हाइट लाइट थी, उसमें तो सारे के सारे कलर थे, लेकिन बच्चे आपके केस मतलब इस केस में क्या होता है कि जो अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, ये बेसिकली आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, बट ये ध्यान में रखिए कि इसका रीजन क्या होता है, ठीक है, कि जो इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द 4th पावर ऑफ लैम्डा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। तो अगर मैं विबग्योर में बात करती हूं तो खुद सोचो, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी, जब मैं विब से यानी कि आपका वॉयलेट से रेड की तरफ जा रही हूं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, तो बच्चे स्कैटरिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किन कलर्स की होती है, जिनकी वेवलेंथ कम है, दैट इज द रीजन। अगर मैं ब्लू को कंपेयर करती हूँ तो ब्लू कलर गेट्स स्कैटर्ड द मोस्ट, ठीक है, इसीलिए हमें स्काई क्या दिखता है, ब्लू दिखता है, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे कि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द लैम्डा।
ठीक है। ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स एंड द एटम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगला चीज होती है बच्चे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट अगेन इज द फिनोमिना दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द क्या आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बच्चे इसमें ना अपने ये तो मैंने वैसे दिखाया है कि अगर एक डेंस फॉरेस्ट में अचानक से लाइट जब आती है, ऐसे सुबह की पहली किरण, ठीक है, तो लाइट ऐसे ना अंधेरे को ऐसे चीरती हुई आ रही है, तो आपको लाइट का पाथ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। इसी को ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में कैसे देखते हैं, मम्मी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही है, चलो ठीक है आपके हाउस हेल्प आके झाड़ू लगा रहे हैं, तो जब उन्होंने झाड़ू लगाया तो झाड़ू लगाकर जब आप देखोगे हवा में एयर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, जब उनसे लाइट टकराती है ना तो आपको वो पार्टिकल्स ऐसे उड़ते हुए दिखाई देते हैं हवा में, ठीक है। सो व्हेन लाइट स्ट्राइक्स दोज डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर द लाइट एंड द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल। Through a small opening dust particles suspended in the air scatter the light and the path of light becomes visible. This phenomenon is called टिंडल इफेक्ट। और यही हो रहा है बेटा डेंस फॉरेस्ट में भी यही होता है, ठीक है, कि एकदम से जब लाइट आती है तो जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं एटमॉस्फेयर के वो पाथ ऑफ लाइट को विजिबल करवा देते हैं। बात समझ में आई? चलिए रेडिश कलर ऑफ द सन। बच्चे आपने देखा होगा, देखो सन कितना सुंदर लग रहा है ना, और आपने ये जो दृश्य है ये बहुत बार देखा भी होगा। चलो अच्छा ठीक है, सुबह का सूर्योदय नहीं देखा होगा कि सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है तो, लेकिन शाम वाला तो देखा होगा बेटा, ठीक है। चलो तो होता क्या है कि सन जो होता है ना बड़ा प्यारा सा लगता है। सन और सन के आसपास का जो एरिया होता है वो रेडिश ऑरेंज सा लगता है। क्यों लगता है? अगेन दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो होता क्या है बच्चा कि एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट सन कहां पर होता है? होराइजन पे होता है। तो वहां से जो लाइट आ रही है उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आना है हम तक। तो ज्यादा डिस्टेंस, कौन सा कलर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा बिना स्कैटर हुए, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो रेड कलर होता है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है बिना स्कैटर हुए, इसीलिए आपका जो सन होता है वो रेडिश ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे एट द टाइम ऑफ sunrise and sunset, sun is at horizon and the light traveling from the sun has to travel longer distance. The color that can travel longer distance without getting much scattered is red, ठीक है। तो जो ऑरेंज रेड ये कलर होगा इसकी स्कैटरिंग जो होगी वो क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू बाकी के कलर्स। तो इसीलिए हेंस सन एंड द रीजन अराउंड द सन looks reddish
ऑरेंज। बात समझ में आई? ठीक है, तो बच्चे इसी के साथ हम इस चैप्टर को कर रहे हैं समाप्त। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि सारे के सारे एक एक सिंगल टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है और मैंने पूरी कोशिश की है बच्चा कि जितना बढ़िया तरीके से आपको समझा पाऊं उतने बढ़िया तरीके से समझाया। प्लीज इस वन शॉट को जब आप देख लें तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जरूर लगाइएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके बोर्ड के माध्यम से इसमें से कुछ छूट गया है, ठीक है, या ऐसा लग रहा है कि यार इसमें ये वाली चीज तो हमें थी, जैसे यूपी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार हमारा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था, तो मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, बहुत ज्यादा नहीं किया, तो डू लेट मी नो अबाउट द टॉपिक जो आपको लग रहा है कि आपके उसमें था बट यहाँ पर इस क्लास के अंदर कवर नहीं हुआ। और सीबीएसई और यूपी बोर्ड जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, आप लोगों के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ है तो पेपर के पैटर्न में। तो आप बेझिझक होकर ये वन शॉट वीडियोस जो हैं देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि यार ये यूपी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है कि नहीं है, तो यूपी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इन वीडियोस का लुत्फ उठा सकते हैं, इन वीडियोस को देख सकते हैं, इन वीडियो से सीख सकते हैं। बेटा पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ यही एक चीज है बच्चे, मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो आपको आपके लक्ष्य के, आपको आपके गोल के पास लेकर जाएगी। तो उससे बिल्कुल मत हिचकिचाइए, पेपर आपके सर पर आ गए हैं और अब तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन शॉट वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स and do subscribe to our channel if you want more videos or you want to connect with us. You can connect us at the Drishti School. Me signing off. Bye bye. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।